की जोरदार डिमांड पर कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर विपुल डी शाह। कॉमेडी सर्कस इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो रहा है। इसकी इंस्पिरेशन कैसे आई थी, इसका आइडिया कहाँ से आया? आज प्रोड्यूसर आया तो अपना जॉब जस्टिफाई कर रहे हो आप लोग हैं? साले एक एक रुपए बचाने के लिए मैं कागज के कच्चे पहन के घूम रहा हूँ, तुम 800 रुपए खर्चा कर। चलते चलते कॉमेडी हो ही जाती है अपने से। तो पिताजी हमेशा कहीं श्रद्धांजलि में जाते थे तो बोलते थे यहाँ किसी को हंसाना नहीं है, हम किसी की तेरहवीं पे जा रहे हैं। सर कपिल शर्मा से जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या एक्सपीरियंस था? जब पहली बार भी हम कपिल को कॉमेडी सर्कस, तो मेरे अंदर से डाउट था, बट मैंने उनके बारे में बहुत सुना था। जैसे ही वो हमें कैमरा ऑन होता है और परफॉर्मेंस चालू करते हैं, इनके अंदर एक नेचुरल एनर्जी आ जाती है। अर्चना जी एज अ जज हंसी इतनी आइकॉनिक हो गई कि आज तक चल रही है। हमें तब नहीं पता था कि उनके पास 4 फेफड़े हैं। ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया, शेफ का और लाफ्टर का मिक्स करके। उन लोगों को बुलाया जिनको खाना बनाना नहीं आता है, सब नल्ले को बुलाओ और खाना बनाओ, कॉमेडी करते रहेंगे हम। एलविश यादव जी अभी आपके साथ लाफ्टर शेफ में, उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस चल रहा है? एलविस का जो मुझे लगता है इमेज बना है, जो 1-2 चीजों की वजह से। कॉमेडी के बीच में आप लेके आ गए क्राइम शो, क्राइम पेट्रोल। जो भी उसमें इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं वो स्क्रिप्ट है या फिर रियल इंसिडेंट से उठाते हो? आजकल कह रहे हैं कॉमेडी जो क्लीन कॉमेडी थी ना, पारिवारिक कॉमेडी, बोले यार वो नहीं हो गई, अब तो थोड़ी वल्गैरिटी या थोड़ा डबल मीनिंग वगैरह ज्यादा आ जाता है। सर मुझे लगता है टीवी में आज लड़ाई झगड़ा वाला शो है वो है बिग बॉस। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? उसके अलावा आप लाफ्टर शेफ से लेकर आप शार्क टैंक इंडिया देख लिए, अक्षय सर का भी जो नया शो आया है वो पारिवारिक शो है। उसको छोड़कर टीवी में तो कहीं वल्गैरिटी आप कहीं देखने जाए, अभी जितने भी है कहीं नहीं है। आप क्रिएटर साइड है, आप बिजनेस साइड है, तो मैं जानना चाहता हूँ एक चीज की, जो टीवी प्रोडक्शन का बिजनेस मॉडल क्या है? ब्रॉडकास्टर हमें पर एपिसोड एक फीस देता है, वो फीस में ही हम अपना मार्जिन कमाते हैं। इसमें आईपी जो होती है, जो सबसे क्रिटिकल चीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो ब्रॉडकास्टर के पास होती है टीवी में, वो हम रिटेन नहीं करते हैं। मतलब इंडिया में दैट्स द मॉडल। सर मेजर कॉस्ट एरिया क्या क्या हुए, जैसे एक्टर्स की फीस और क्या क्या होता है? नॉन फिक्शन में जहाँ पर एंकर, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, ये सब बड़ी चंक की कॉस्ट होती है। ये आपके डीओपी, ये टेक्नीशियंस, ये सब उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपकी स्टूडियो कॉस्ट, फिर सेट कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, और ये सब हम बाकी अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मिला के बाकी सब कॉस्ट हो जाती है। तो ये जितना ग्लैमरस और जितना प्रॉफिटेबल दिख रहा है उतना ही है, या अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग ही जानते हैं प्रोड्यूसर की, भाई साहब ऐसी भी चीजें हो जाती है? मतलब मैं बोलूँगा ग्लैमरस तो दिखता है बाहर से, बट ये हर दिन की सर्वाइवल है। ये ग्लैमर खाली बाहर से 5% होगा। मूवी मेकिंग आपने 6 मूवी भी प्रोड्यूस की है। हाँ जी। मूवी में इसमें सेम चीज हो गई, इसमें बस चैनल की जगह आप किसी और प्रोड्यूसर से बात करें? फिल्म बिजनेस पूरा कम्प्लीटली अलग है। ये क्या लगता है बॉलीवुड जो अभी स्ट्रगल कर रहा है या रिस्ट्रक्चर हो रहा है, क्या कमी है और क्या सुधार हो रहा है जो आपको लगता है इंटरनल? इस समय जो मानो आप काम कर रहे हैं ऐसे, और स्टूडियो भी काम कर रहे हैं, तो आपकी यूएसपी क्या है कि भाई हर बार नई चीज आ रही है? ओटीटी के पहले क्या दुनिया थी, क्या बिजनेस में डीलिंग थी, और ओटीटी आने के बाद से क्या हुआ? वो व्यक्ति जिसने कपिल शर्मा को लॉन्च किया, जिसने भारती सिंह को लॉन्च किया, जिसने इन जैसे टोटल 65 कॉमेडी कलाकार को ब्रेक दिया, वो व्यक्ति जिसने कॉमेडी सर्कस चालू किया, कॉमेडी नाइट्स चालू किया, जिसने इंडिया का सबसे लंबा चलने वाला क्राइम शो क्राइम पेट्रोल बनाया, वो व्यक्ति जो इंडिया का सबसे लंबा किड शो बालवीर लेके आया, वो व्यक्ति जिसने इंडिया में इंडियन आइडल को लेके आया, हमारे बचपन की फेवरेट फिल्म रहना है तेरे दिल में जिस व्यक्ति ने लिखी, और जो व्यक्ति पिछले 25 साल से टीवी पे अलग अलग शो के जरिए 7,500 घंटे का कंटेंट बना चुका है और 60 अवार्ड जीत चुका है। पर्दे के हीरो आपने बहुत देखे होंगे, पर इन पर्दे के हीरो को हीरो बनाने वाला जो पर्दे के पीछे बैठा है, उनसे आज आपको मिलाता हूं, वो है मिस्टर विपुल शाह। और अभी करंटली आपको मैडनेस मचाएंगे और लाफ्टर शेफ जैसे शो चल रहे हैं, इन्हीं के बनाए हुए हैं। विपुल शाह है क्रिएटिव जीनियस, इनका दिमाग चलता है शो बनाने में, क्रिएटिविटी में, कॉमेडी राइटिंग में। और 2019 में जय को मिल गया इनका वीरू, मिस्टर राजेश बहल, जिनको 25 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, नंबर का अनुभव है, जिन्होंने सोनी म्यूजिक में काम किया, स्टार में काम किया, हीरोस में काम किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की कंपनी टाइम्स स्टूडियो के सीईओ थे। 2019 में ये मिले और इन्होंने साथ में कहा कि चलो टीवी पे बहुत काम किया, अब ओटीटी पे भी काम करेंगे, अब मूवी भी बनाएंगे, अब यूट्यूब पे भी जाएंगे। अभी तक तो शो बना के चैनल को दिए हैं, अब खुद के शो बनाएंगे, खुद की आईपी लेंगे। और इस अरेंजमेंट में 6 पिक्चर, 2 वेब सीरीज बनाई, OMG 2 बनाई, द डिप्लोमेट बनाई, खेल खेल में बनाई। तो इन्होंने ये सब कैसे किया और अब आगे क्या करने वाले हैं, इस सभी बात पे मैंने किया एक डिटेल में पॉडकास्ट। तो अगर आपको अपने आइकॉनिक टीवी शो कैसे बने जानना है, टीवी शो की बिजनेस मॉडल समझना है, ओटीटी का बिजनेस मॉडल समझना है, बॉलीवुड इंडस्ट्री टीवी को लेके बहुत सारे राज जानने हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए।
तो अब चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम विपुल भाई, वेलकम राजेश जी Thank you, आपका राहुल जी। पॉडकास्ट में। थैंक यू सर देखो, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप दोनों की जोड़ी ने बहुत सारी इंडियन टीवी सिनेमा को और इंडियन मूवीज चीज को बहुत कुछ आपने दिया है। तो मैं कंपनी पे और आप दोनों की जर्नी पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जर्नी जिसके बिना मतलब डिस्कशन ही अधूरा है। कॉमेडी सर्कस इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो रहा है वो। तो इसकी इंस्पिरेशन कैसे आई थी, इसका आइडिया कहाँ से आया? तो सर कॉमेडी एज ए राइटर हमेशा मेरा एक कहते हैं प्रेफरेंस रहा है, क्योंकि वो चलते चलते कॉमेडी हो ही जाती है अपने से। तो पिताजी हमेशा कहीं श्रद्धांजलि में जाते थे तो बोलते थे यहाँ किसी को हंसाना नहीं है, हम किसी की तेरहवीं पे जा रहे हैं, बिकॉज वो मेरे से हो ही जाती है हर जगह पे। तो सोनी चैनल को एक कॉमेडी शो चाहिए था एंड मुझे लगा कि हम ऐसा स्क्रिप्ट, बिकॉज मैं पाकिस्तानी प्ले वगैरह देखते रहता था, तो आपको पता होगा कि दो लोग कॉमेडी स्किट बहुत अच्छे से करते हैं। सो एक्चुअली कॉमेडी सर्कस स्टैंड अप से ज़्यादा स्किट वाला शो है। सो हमने चैनल को आइडिया दिया, उनको लगा कि नहीं, 2 जन की कॉमेडी नहीं हो सकती है, क्योंकि उस टाइम लाफ्टर चैलेंज आया था। तो अकेला आदमी करेगा, 2 जन का टाइमिंग नहीं बैठेगा, तालमेल नहीं बैठेगा, कैसे होगा? तो दे डिडंट बाइट। आई सेड कुछ नहीं, आप 10 एपिसोड कर लो। सो वो बोला नहीं, 8 एपिसोड देते आपको। बोला ठीक है। वो 8 एपिसोड से जर्नी चालू हुई, 8 साल तक चली, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट कि एक सेलिब्रिटी और एक स्टैंड अप को लेके आते तो धीरे धीरे ये जॉनर बढ़ेगा आगे। और सर बहुत जबरदस्त तरीके से चला। और सबसे मेन चीज, आज की डेट में जो इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश्ड कॉमेडियन है सब वहां से निकले हुए हैं। तो सर जो उस समय कुछ लोग जो आपने जोड़े थे, कपिल जी, कीकू शारदा, भारती सिंह, इनके बारे में कुछ की, इनकी कास्टिंग कैसे क्या हुई, कैसे प्लान किया? सो भारती को मैं पहले से ही जानता था, ठीक है, बिकॉज हमने उसके पहले इंडियन आइडल किया था। तो मैं जब हम अमृतसर वगैरह और काफ़ी जो अमृतसर से काफ़ी कॉमेडियन आए हैं, तो मैं गया था तो उनका प्ले देखा था मैंने। तो मैं वहाँ से जानता था, तो मुझे पता था कि भारती के पास अपने एक चैलेंज है। ठीक है। ऑफकोर्स भारती ने लाफ्टर चैलेंज में भी आई, बट कॉमेडी सर्कस का बना भी लॉन्जिटिविटी। लाफ्टर चैलेंज में क्या होता था कि उनके पास एक पीस है, वो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? तो हमने उनको राइटर प्रोवाइड किया, परफॉर्मेंस के लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया। तो भारती कास्टिंग हुई, मैंने जब उनका प्ले देखा था, कपिल भैया को नहीं करना था कॉमेडी सर्कस। उनको पहले समझ नहीं आया कि मेरे साथ 2 होगा, हम लोग की टाइमिंग नहीं बैठेगी, कैसे करे क्या करे, पर उनको कन्विंस किया एंड आई थिंक इज अ रियली गुड फाइंड। तो कृष्णा ने तभी वो कृष्णा और कश्मीरा ने उन्होंने वो नच बलिए जीता था। तो मुझे कृष्णा की एनर्जी बहुत अच्छी लगी, जैसे आपकी एनर्जी की मैं तारीफ कर रहा था अभी। तो मैंने बोला यार इस बंदे में एनर्जी है, गोविंदा का भांजा है, कॉमेडी तो कर लेगा। सो उस तरह से हैंडपिक कास्टिंग हुई सबकी। तो एक एक करके, क्योंकि जो उस समय छाटे वो आज भी चल रहे हैं और सुपरस्टार्स हैं। मतलब अच्छा सर, कपिल शर्मा से जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या एक्सपीरियंस था? आपको लगा कि ऐसा कुछ, मतलब जो अभी दिखते हैं वो पहले दिखता था उनमें? कपिल को आपको मिलना चाहिए, और आप बॉम्बे आएंगे तो हम जरूर मिलेंगे कपिल भैया को। कपिल आप जब बैठेंगे ना तो आपको लगता है ये इंसान कैसे कॉमेडी करेगा। वो कैमरा ऑन होके अदर हो जाता है। आप 1 to 1 बैठेंगे, वो बात ही नहीं करते हैं। आपको लगेगा क्या, मतलब आप 10 लाइन बोलोगे, 1 लाइन बोलेंगे, हाँ सर ये हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो एकदम आपको लगेगा कि ये घसाएगा नहीं, कैसे करेंगे। तो जब पहली बार भी हम कपिल को कॉमेडी सर्कस, तो मेरा अंदर से डाउट था, पर मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, मैंने उनके बारे में उनको देखा भी था। तो मुझे पता है कि ये जैसे ही वो कैमरा ऑन होता है और परफॉर्मेंस चालू करते हैं, इनके अंदर एक नेचुरल एनर्जी आ जाती है, जो उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी वो जोक बोलेगा और कपिल जी बोलेंगे, आपको अंदर से हंसी आएगी, फर्क पड़ जाए, फर्क पड़ जाए। तो और वो ना कि आप ऐसे कह रहे हो कि वो कैमरा के बाहर चुप रहते, बोलते नहीं है, और कैमरा पे वो चुप नहीं रहते, उनका बोलना चल रहा है, उनकी 1 लाइनर कॉन्टेस्ट। अच्छा भारती कैसे है, जैसे कैमरा के सामने वैसे ही कैमरा के पीछे भारती हर पल जोक मारेगी। अगर यहाँ भारती होती, उसने 50 बार आपको हंसाना ही है, बिकॉज उसको लगता है कि मेरे पे उत्तरदायित्व है, मेरे पे ये जिम्मेवारी दी हुई है कि मेरे को हंसाना, क्योंकि मैं तो भारती हूँ। सो आपको भारती देख के ऑफलाइन ऑनलाइन आपको मजा आएगा। फ्लाइट में बैठी होगी, हंसाएगी ऐसे। कपिल भैया चुप रहते हैं। कपिल शर्मा को मतलब हमको लगता है कि यार ये आदमी, और सडनली जो चेंज होता है ना, दैट इज हिज ब्यूटी। वो कैमरा चालू हो रहा है, बंदा बदल गया। और ये होता है सर, मतलब ये एक्टर्स में है कि कैमरा चालू करते हैं आदमी अलग होता है। सर एक और चीज है, उनसे एक चीज और वैसे फेमस थी, अर्चना जी एज अ जज। जी कि भाई पहले कॉमेडी शो में क्या जज की बात, पर वो जज आए और वो हंसी इतनी आइकॉनिक हो गई कि आज तक चल रही है। तो उसकी कास्टिंग का कैसा क्या आइडिया सर? वो कैसे एक फीमेल होस्ट चाहिए थी हमें, क्योंकि हमारे पास जो एक सेलिब्रिटी होती थी फीमेल और एक स्टैंड अप आर्टिस्ट होता है, ऐसे एक फीमेल होगा तो एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। वो बात अलग है कि जोक में हमने इनको मेल बना दिया, अर्चना जी को सब आदमी बोलते, बट कास्टिंग में तब फीमेल सोच की थी। ओके, सो उस टाइम एक जो जिसमें और टेलीविजन में जजिंग है ना,
आदमी को समझना होता है और आर्टिकुलेट होके बताना होता है कि आपने अच्छा किया, वैसा किया। बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं, वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, बट वो जज नहीं कर पाते, उनके अंदर वो नहीं। तो हमने अर्चना जी को हमने साथ पास में काम किया था, तो मुझे पता था कि अर्चना जी आर्टिकुलेट है, बहुत चीज़ अच्छे से बोलती है वगैरह। और हमें तब नहीं पता था कि उनके पास 4 फेफड़े हैं। 4 फेफड़े। बिकॉज वो मिलने के बाद जब वो आए और वो हंसे, अगेन वो जो एनर्जी उन्होंने डाली, फिर वो आइकॉनिक हो गई। मतलब ऐसा हो गया कि यार प्ले कैसा भी जाएगा, अर्चना जी है तो कोई दिक्कत नहीं, हंसना गारंटी। कभी कभी एक्ट नहीं उतना अच्छा था, हमने बोला अर्चना जी है ना, संभाल लेगी। मतलब उनका एक रोल हो गया कि वो हंसा के एनर्जी और ऊर्जा डाल देती थी उनको। सो आई थिंक वो बाद में जो जिस तरह की उनकी आइकॉनिक हंसी होगी, फिर हमने फेफड़े वाला जोक डाल दिया, फिर हमने उनको आदमी भी बना दिया, तो वैसे ही चलते। तो सर ये जो जारे जोक वो आते हैं, तो ये स्क्रिप्टिंग वो जो एक्टर्स हैं वो लिखते हैं या आपके राइटिंग लिख के देते हैं? राइटर्स लिखते हैं। जैसे कपिल शर्मा का खुद का बहुत कंट्रीब्यूशन है, भारती भी बहुत सारे पंचेस देती है, कृष्णा भी देते हैं। अभी तो मंच गए, लेकिन शुरू में पूरी राइटर की टीम थी, 11 राइटर की टीम। तो टेक्निकली वो परफॉर्म करते थे कि वो उनके पास स्क्रिप्ट लिखी हुई है, चीज लिखा खाका है, परफॉर्म करना खाका है। कुछ ऑन द स्पॉट हो गया तो उतने वो लोग गुणी है कि ऑन द स्पॉट 1 लाइन मार दी ऐसे करके। अभी एक सोहेल खान थे, वो कहीं शूट पे से आ रहे थे, उनका बहुत शूट चल रहा था और शूट था उस दिन हमारा, तो ना वो एक्ट खत्म होके जो प्रिपरेशन चलते हैं ना, उसमें सो गए, उधर झपकी मार दी। तो हमने सोहेल खान का एक्ट देख लिया इन्होंने, ये तो पकड़ लेते हैं फिर। तो हमारा थ्रू आउट जोक बन गया कि सोहेल खान सोते हैं शूट पे, बेचारे एक बार झपकी ली थी, सो वो पकड़ लेते ऑन द स्पॉट वैसे। तो सर अभी एक चीज है, इंडियन सिनेमा में एक चीज होती है, कोई एक चीज चल जाती है तो उसकी बस कॉपी बहुत सारी होती है। तो इस शो को देख के बहुत सारे शो ऐसे निकले बट चले नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है शो में ऐसा क्या यूनिक था या क्या ब्लेसिंग थी जिससे ये चल रहा था और बाकी कोई इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाया? तो एक तो बहुत हैंडपिक कास्टिंग थी, सब गुणी थे, प्लस राइटर्स। हमारे पास बहुत राइटर की टीम तभी भी थी, आज लाफ्टर शेफ में भी बहुत अच्छी टीम है। मैं खुद राइटर होने से मुझे लगता है कि शायद मैं अच्छे राइटर अट्रैक्ट भी करता हूँ और उनको होल्ड भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर साइड कि हाउ टू पैम्पर देम, हाउ टू कीप देम। तो वो एक आई थिंक ये बहुत बड़ा। तो राइटर की जो टीम थी, जो कोर पंचेस जिस पे हम हंस रहे हैं, वो उस पे क्वालिटी थी। और प्लस सर कॉमेडी सर्कस और लाफ्टर शेफ भी आप सोचो तो कास्टिंग हमारी बहुत हैंडपिक होती है और बहुत अच्छी होती है। हाँ सर, अभी लाफ्टर शेफ चल रहा है करंट में, उस पे बात करते हैं। उसमें क्या ये एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया शेफ का और लाफ्टर का मिक्स करके, ये क्या है इसके पीछे? 2 चीज़ है, हिंदुस्तान में आपको कहीं पे भी शादी में जाओगे तो मिलेंगे, एक मासा जी या फूफा जी आपको हंसाएंगे, कुछ जोक बोल के, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, और आपको खाना खिलाया जाएगा। तो कुकिंग एंड कॉमेडी हमारे खून में बसा हुआ है। ओके, तो हमने सोचा इस दोनों को क्यों ना मैच करें, क्योंकि आप देखो जब अपना कोरोना हुआ था और ये तब जब बंद हो गया था सब, तो घर में सब कुक कर रहे, खाना बना रहे, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेचुरल, दैट इज़ अ स्ट्रेस बस्टिंग एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड फूड इज़ व्हाट इज़ फूड है, कैसे बना। तो हमने सोचा कि यार कुकिंग इतनी अच्छी चीज़ है जो घर घर में जाती है, आइडेंटिफाई करते हैं लोग, कनेक्ट करते हैं। कॉमेडी तो ये हमने की है सालों से, तो इनको कैसे बनाए, और उन लोगों को बुलाए जिनको खाना बनाना नहीं आता है। मास्टर शेफ ऐसा है कि जहाँ खाना बनाता है उसको बुलाता है, ऐसे सब नल्ले को बुलाओ और खाना बनाओ, कॉमेडी करते रहेंगे हम, खाना भी मारते रहेंगे, गाना गाने से जितना गंदा खाना बनेगा उतना पंच अच्छा रहेगा। सर अभी जो आपने कई ऐसे फेमस शो आपने बुलाए, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, मतलब ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं जो उस समय नहीं आया होगा, तो उनमें से कौन सा बेस्ट सेलिब्रिटी है जो आपको एक्सपीरियंस याद है मेमोरेबल शो का? बहुत बार बहुत लोग आए, मुझे लगता है कि जो बहुत आनंद लेते हैं। और आपने मीम में देखा होगा सलमान भाई ना ऐसे जो एक टी शर्ट पहन के जो है वो हमारा शो का सर क्लिप है, वो गिर रहे हैं नीचे गिर रहे, वो कॉमेडी नाइट्स बचाओ जो था उसका है। आई थिंक सलमान खान वो इतनी मजा लेते हैं, उनको देख के आर्टिस्ट भी खिलते हैं, 4 जोक और मारते हैं, अपने पे भी जोक लेते हैं, खुद भी जोक मारते हैं, एंड ही लाफ ऑन एवरी पंच। कभी कभी वीक पंच पे भी इतना हंस के वो बड़ा बना देते हैं। तो आई थिंक जब भी सलमान खान आते हैं हम खुश हो जाते हैं, टीम पूरी खुश हो जाती है कि सलमान भाई अभी मजे लेंगे, बिकॉज ही एंजॉयज एवरीथिंग ड्यूरिंग। इसलिए आपने जितने भी सलमान भाई के हंसने के मीम्स हैं वो कॉमेडी सर्कस या कॉमेडी नाइट्स बचाओ अपने शो से आए। क्या बात है। अब सर कॉमेडी करते करते एक सवाल है जो आप पे एक लगता है ना कि कॉमेडी का आपका ब्रेन है, आपने देख बाय देख से स्टार्ट किया था, फिर आपने ये बनाया कॉमेडी, और उस कॉमेडी के बीच में आप लेके आ गए क्राइम शो। जी, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो लॉन्गेस्ट रनिंग क्राइम शो बन गया, क्राइम पेट्रोल। तो उसका आइडिया और उसकी कहानी क्या है? और उसमें एक छोटा सवाल कि जो भी उसमें इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं वो स्क्रिप्ट है या फिर रियल इंसिडेंट से उठाते हो? जी
सर ऐसा है कि आप दोस्त चुनते हो तो कॉमेडी तो मैं चुना था मैंने। हाँ। आप अपने सिबलिंग नहीं चुन सकते हो बिकॉज वो तो भगवान देते हैं। ऐसे मेरी गोद में आया ये क्राइम पेट्रोल, क्योंकि एक सुबु जो हम जिसको सुब्रमण्यम करके हैं, जिनका ये कंसेप्ट है, ओके, और वो बहुत पर्टिकुलर और ऐसा आदमी है कि उसको जैसे शूट करना है, जैसे कंसेप्ट बनाना है, तो किसी और के साथ वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उनसे नहीं हो पाया, उनको सुबु समझ नहीं आया। क्योंकि मेरा क्रिएटिव बैकग्राउंड रहा है, मैंने लिखा डायरेक्ट किया है, तो मुझे सुबु समझ गया कि मैंने बोला यार बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करप्ट नहीं हुए हैं कि कि चैनल ने कुछ बोल दिया बना दिया, ऐसा नहीं, वो अपने बात पे अड़ा रहता है। मैंने बोला ये बंदा तो चाहिए मुझे। सो सब प्रोडक्शन वाले बोले सर ये बहुत पेन होगा हमारा शूटिंग, ऐसे नहीं बनाते हैं क्राइम पेट्रोल। आई थिंक क्राइम पेट्रोल 2008 में चालू हुआ, आज तक हम कर रहे हैं। आज तक मेरी और सुबु की दोस्ती है। उसके बाद काफ़ी लोगों ने सुबु को बुलाया, काफ़ी लोगों ने शो दिया, कहीं नहीं किया उन्होंने। आई थिंक दैट इज़ द आई बिलीव दैट आई अंडरस्टैंड क्रिएटिव साइड, तो आई अंडरस्टैंड हिज साइकी ऑल्सो कि ही वॉज सो पैशनेट अबाउट क्राइम पेट्रोल। तो क्राइम पेट्रोल की पूरी क्रेडिट अगर देखा जाए तो सुबु को जाती है और सुबु को संभालने की पूरी क्रेडिट मुझे जाती है। और सर ये स्क्रिप्टेड है या रियल लाइफ इंसिडेंट्स उठाते हैं? सो ये रियल लाइफ होते हैं, बट उसमें ऑफ कोर्स आपको कानूनी तरीके से चेंज करना पड़ता है, पर मोस्टली आपका। सर अभी हमने क्रिएटिव साइड पे बात की, आगे और भी करेंगे, लेकिन अब हम जाते हैं बिजनेस साइड की तरफ बात करते हैं। आपने टोटल सर 7,500 घंटे का कंटेंट बनाया, 2 वेब सीरीज, 6 मूवी बनाई, इस पे भी चर्चा है। लेकिन एक बार मैं पूरी इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल को समझना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर का सीए है और बिजनेस कोच है वो जागृत हो जाता है और नए नए बिजनेस को जानना चाहता है। तो सर आप क्रिएटिव साइड है, आप बिजनेस साइड है, तो मैं जानना चाहता हूँ एक चीज की, जो टीवी प्रोडक्शन का बिजनेस मॉडल क्या है। मान लो अभी जैसे सर को आइडिया है, सुबु जी आए, मेरे को एक आइडिया है कि सर एक बढ़िया सा है ना कॉमेडी शो और बनाते हैं, और तो अब मैं आपके पास आया, अब कहाँ से जर्नी चालू होगी, अब क्या होगा पहला स्टेप? इसमें ऐसा है कि सर पहले आइडिया कहीं से भी आ सकते हैं, करेक्ट। अब सुबु ले आए या हम अपनी क्रिएटिव टीम के साथ डेवलप करें। अब जैसे आइडिया आता है, कभी कभी चैनल से भी हमें ब्रीफ मिलती है, तो हम हमारी पूरी क्रिएटिव टीम है जो डेवलप करती है, शो कॉन्सेप्ट वाला शो फॉर्मेट बनता है। अब उसको आप लेके जाते हो, चैनल को पिच करते हो, चैनल के साथ चैनल को अगर वो चीज़ें सब पसंद आती है, ऑफ कोर्स ट्वीक्स होते हैं, ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो। फिर ये बहुत सारे सेलिब्रिटी, जैसे नॉन फिक्शन में सेलिब्रिटी हैवी शोज होते हैं, तो कास्टिंग पे डिस्कशन होती है। तो ये सब होने के बाद अब उसके बाद जब बजट की डिस्कशन होती है, आप कमर्शियल नेगोशिएशन टीम, हमारी टीम है जो बजट बनाते हैं, चैनल की बजट कमर्शियल टीम होती है। नेगोशिएशन जब लॉक होता है तो उसके बाद एक नंबर लॉक करने पे ये बेसिकली एक फिक्स फी पे हम लॉक करते हैं, जो एक एपिसोडिक स्ट्रक्चर है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल हम इसको बोलते हैं, कमिश्निंग मॉडल है, जहाँ पर ब्रॉडकास्टर हमें पर एपिसोड एक फीस देता है और वो फीस में ही हम अपना मार्जिन, हमारी कॉस्ट वगैरह जो भी हम निकाल के उसको ऑप्टिमाइज तरीके से उसको चलाते हैं और उसमें हम अपना एक मार्जिन कमाते हैं, करेक्ट। इसमें आईपी जो होती है, जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो ब्रॉडकास्टर के पास होती है टीवी में, वो हम रिटेन नहीं करते हैं। मतलब इंडिया में दैट्स द मॉडल, प्रैक्टिस है ही नहीं, ये ग्लोबल मॉडल, पर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि आप एक पॉपुलर शो डिलीवर करते हो, एक हिट शो डिलीवर करते हो, और जो टीआरपी रेटिंग्स आती हैं और वो शो काफ़ी पॉपुलर होता है, इसलिए रीरन्स होते हैं। सो इनवेरिएबली ब्रॉडकास्टर आपके पास ही आता है वो शो बनाने के लिए, करेक्ट। मतलब अनटिल अनलेस कि बहुत कोई दिक्कत हो जाए तब वो शायद सोचे। कॉन्ट्रैक्चुअली यस ही कैन डू दैट, बट फंडामेंटली वो आईपी उनके पास होती है और हम कॉस्ट प्लस मार्जिन पे काम करते हैं। और ये लंबे 6 साल 7 साल जो शो चल रहे हैं, जितने भी हमारे, आप अभी कॉमेडी सर्कस की बात हुई या क्राइम पेट्रोल की बात हुई, लाफ्टर शेफ, बहुत हमारा एक पॉपुलर शो था बालवीर, जो वो एक चाइल्ड सुपर हीरो था सब पे, वो कुछ 2000 प्लस एपिसोड्स हमने किए हैं। तो फंडामेंटली ये टीवी का जो बिजनेस मॉडल है वर्क्स ऑन व्हाट वी कॉल एज कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल, कमिश्निंग मॉडल। एंड सिमिलरली आपने टीवी, फिल्म, ओटीटी की बात की, अब ओटीटी भी यही मॉडल के अंदर आता है, करेक्ट, जो हम कॉस्ट प्लस कमिश्निंग मॉडल बोलते हैं। और फिल्मों का तो खैर पूरा अलग ही एक तामझाम है और एक अलग ही। तो सबसे पहले आइडिया पे आपने बताया कि जैसे मेरे शो का आइडिया आया, या तो मैं आइडिया लेके चैनल के पास जाऊंगा कि भाई मुझे ये बनाना है, करेक्ट, या चैनल ब्रीफ देगा कि यार भाई ये वाला आइडिया, इस पे कुछ बनाओ, करेक्ट, फिर आप जो ना मिलजुल के करेंगे, करेक्ट। इसमें जो 3 पार्टी जो मुझे समझ में आती है आउटसाइड से, एक होता है चैनल, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है डायरेक्टर। इन तीनों के इंडिविजुअल रोल क्या क्या, डायरेक्टर का काम क्या, प्रोड्यूसर का काम क्या, चैनल का काम क्या, इनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टीवी में ना सर डायरेक्टर बहुत लास्ट में आता है, ठीक है। प्रोडक्शन हाउस और चैनल खिचड़ी पकाते हैं, ओके,
उसके बाद जो टीवी में जो बहुत ज़रूरी है वो है शो रनर, जो कंटिन्यू डायरेक्टर, क्योंकि डेली सोप अगर होता है तो डायरेक्टर बदलते हैं। अच्छा, बिकॉज फिल्म में जितना डायरेक्टर क्रिटिकल है उतना टीवी में नहीं टीवी है। में नहीं है। अच्छा, कि टीवी में कहानी कैसे कहते हो उस पे बहुत डिपेंडेंट। वो शो रनर देखता है, वो शो रनर पूरा राइटर्स को पकड़ के रखता है, बिकॉज रोज आ रहा है, रोज अनुपमा आ रहा है, या रोज मेरा शो आ रहा है, जो भी बालवीर आ रहा है, तो आपको उस टाइप के तो राइटर शो रनर क्या हुआ, मतलब ये अदर देन डायरेक्टर हुआ है, या क्या अदर हुआ देन मतलब? डायरेक्टर, ये वो creative डायरेक्टर, मैनेजर director टाइप पकड़ बोलूं, लीजिए। क्या बोलूं उसको? हाँ, ही इज लाइक क्रिएटिव क्रिएटिव डायरेक्टर पकड़ Creative लीजिए आप, क्रिएटिव director। डायरेक्टर है ये। तो जिसका काम है कि डायरेक्टर से भी तुम्हें कोई काम करवाना है, तुम डायरेक्टर से भी ऊपर चले गए। हाँ, Correct, यस correct, Creative करेक्ट, बिकॉज तो क्रिएटिव डायरेक्टर है जिसका काम है कि पूरा उसको करवाना, करवाना ठीक। है। प्रोडक्शन का हाउस का क्या काम है उसमें, और चैनल का क्या काम है? सो प्रोडक्शन हाउस और चैनल मिलके ही शो बनाते, ताकि जिस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाना है उनकी ब्रीफ भी जरूरी है कि मेरी ऑडियंस ऐसी है, अभी मुझे इस शो की तो जरूरत चैनल है। बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अच्छा मेरे चैनल पे शो शो चलेगा। चला है, Correct। बराबर। प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि चलो बना के मैं देता हूं। Correct। और जो ऑपरेशन है डे टू डे के, वो क्रिएटिव डायरेक्टर देखता है। करेक्ट, करेक्ट। और ये ये सही और चैनल कमीशन करता है उसको, राइट? ऑब्वियसली वो मतलब पैसे डालता है, वो और जो इन्वेस्ट क्रिएटिव करता है। डायरेक्टर है वो क्रिएटिव ऑपरेशन देखता है। हाँ, बाकी तो आपका प्रोडक्शन ऑपरेशन, हेड ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन ऑपरेशन मतलब शूटिंग वो करने सब वाले के लिए तो हाँ, बाकी सारी चीजें वो हैं। सब हमारी टीम होती है। वो ऑप्टिमिस्टिक की इन हाउस प्रोडक्शन टीम है, कमर्शियल टीम है, वो पूरा मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन का होता है वो हम रोजमर्रा की जो काम होती है वो सब हम करते हैं। एंड ये सब चीजें, चाहे वो डायरेक्टर हो, क्रिएटिव डायरेक्टर हो, ये आइडेंटिफाई करना, हायर करना, वो हमारा काम है। मतलब चैनल तो सिंपल सा कह देता है कि भैया देखो ये शो मैंने कर दिया अप्रूव, हाँ जी। और मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल ये तुम्हें 100 एपिसोड बना हाँ के जी, देने हाँ हैं, जी। एक एपिसोड के 10 लाख दूंगा तो 10 करोड़ रुपए मेरे से ले लो, हाँ 100 जी, एपिसोड हाँ मुझे जी। बना के दो। हाँ जी। आप 10 करोड़ रुपए लेके आप उसमें से 6 में बना रहे हो, 7 में बना रहे हो, 8 में बना रहे हो, वो आपके ऊपर है, हाँ जी। वो आपका मार्जिन है, और वो सारी जो चैनल जी, की रिक्वायरमेंट हाँ है जी। वो है, राइट? हाँ जी। चलो, तो इसमें जो अमाउंट होता है ये लमसम एपिसोड वाइज की, नहीं, 100 ये- एपिसोड हाँ और जी। एक एपिसोड ये लमसम नहीं होता है, ये पर एपिसोड की प्राइसिंग फिक्स होती है, और जितने episode जितने बनाओगे उतना एपिसोड ही। बनाएंगे उतनी बाय मल्टीप्लाई। एंड देन फ्रॉम अ बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू और एक चीज होती है कि ये शो अगर आपका पॉपुलर होता है, इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम की जो बात है, इसमें आपकी एक टीआरपी इंसेंटिव बोलते हैं, तो वो भी आपकी एक इनकम स्ट्रीम होती है अपार्ट फ्रॉम द मार्जिन। कि मान लीजिए अगर शो इतना चल रहा है, जैसे लाफ्टर शेफ हम 2.2 प्लस की रेटिंग दे रहे हैं अक्रॉस ब्रॉडकास्टर, तो अब उसमें टीआरपी इंसेंटिव की एक अलग वो अलग बना income हुआ है, source अलग रहेगा, इनकम हो motivation। जाती है। सब बजट चैनल ने डिसाइड कर दिया इतना हाँ जी, देंगे आपके हाँ बीच जी, में, और हाँ मान लो जी। शूट करते टाइम बजट ओवररन हो जाता है कि यार हमको ऐसा ये आइडिया है, ये कर दे या वो कर दे, तो ये मतलब अगर ओवररन हो जाता है तो फिर चैनल करता है या नहीं, आपके ऊपर ये है? तो बहुत मतलब ये ऐसे होता नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं क्रिएटिवली, ये पूरा अलाइंड करके, ब्रॉडकास्टर भी अलाइंड होता है, टीम्स भी अलाइंड होती है, तो वो पोजीशन पहुंचती नहीं है। बट इन केस मतलब अगर पहुंच भी जाए तो वो हमारे आपकी ऊपर है कि responsibility हमें है, मैनेज करना है। आपका मार्जिन So- कम होगा टेक्निकली। so typical- चैनल ने तो कह मार्जिन दिया का, तो और कह दूसरा दिया। क्या है कि कोई ऐसा अनफोर्सिन चीजों से होगी, बाढ़ आ गई वगैरह, जैसे बारिश हुई थी, तो चैनल समझते अलग हैं। बात है। तो वहाँ वो हैंड होल्डिंग करती है कि नहीं आपका कोई गलती नहीं इसमें, इट्स नॉट योर मिसमैनेजमेंट और यू हैव शॉट बैडली। और राहुल जी, टिपिकल सॉरी इसमें और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। please। टिपिकली क्या होता है कि जैसे लंबे एपिसोड चलते हैं आपके ना, हो सकता है कि मान लीजिए पहले 25-50 एपिसोड में आपका पर एपिसोड प्राइसिंग नहीं बैठ रही है, लेकिन जैसे लंबा चलती है वो Amortize इवन आउट होके। करके एमोटाइज होके आप यू कम इनटू दैट स्ट्रक्चर कि आप अपना मार्जिन उसको आप रिटेन कर लेते हो और बजट आप संभाल लेते हो। सर मेजर कॉस्ट एरिया क्या क्या हुए, जैसे एक्टर्स की फीस और क्या क्या होता है? कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो अगर मैक्सिमम, जैसे अगेन फिक्शन नॉन फिक्शन, ये 2 टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। नॉन फिक्शन में जहाँ पर एंकर, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, ये सब बड़ी बड़ी चंक की कॉस्ट होती है। उसके बाद क्रिएटिव क्रू बोलते हैं हम। क्रिएटिव क्रू में मान लीजिए जैसे हमने शो रनर की बात की, क्रिएटिव डायरेक्टर की बात की, आपके डीओपी, ये टेक्नीशियंस, ये सब उसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपकी स्टूडियो कॉस्ट, फिर सेट कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, और ये सब हम बाकी अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मिला के बाकी सब कॉस्ट हो जाती है। सो मोटा मोटी अगर मैं उसको परसेंटेज में ब्रेक करूं, आप क्रिएटिव प्लस टैलेंट 25 to 30% goes into that structure, and balance goes into all this location, set, production crew, daily wages, ये सब जो शूटिंग का तामझाम है, खाना आ रहा है, केटरिंग आ रही है, लाइट्स लग रही हैं, ये सब उसमें आपके डेली में चीज़ें चली जाती हैं। अब ये नॉन फिक्शन में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े आप वहाँ मतलब बड़े एक्टर्स के लेके आते 50 हो। प्रोडक्शन पर्सन 50% आपकी आर्टिस्ट की कॉस्ट जाती है। इसमें 100 रुपया मिल रहा है, 50 आर्टिस्ट लेके जाते हैं, 50। मैक्सिमम वही ले जाते हैं। एक्टर्स की वैनिटी वैन मिल जाती है। हाँ, सही कह रहे हैं। वैनिटी वैन के नहीं, किस्से बहुत सुने और हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो स्पेशल्स होते हैं, तो बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज को बुलाते हो जो प्रमोशंस करने आते हैं, ठीक है, दे डोंट चार्ज, बट देन जैसे ऑनट्राज की कॉस्ट है, ये सब चीजें कॉस्ट है, तो वो ऑब्वियसली वो बढ़ जाती है। सर शो अर्न कैसे करता है? जो एडवर्टाइजमेंट की इनकम होती है वो इनकम है या क्या इनकम सो है?
जैसे अलग चैनल, अलग मैं तीन- चैनल हूँ, मैंने आपको 100 एपिसोड के दिए 10 करोड़ दिया, अब मैं कैसे सो कमाऊंगा? मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। ठीक है। जैसे पहले तो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, जैसे आपने बताया, ठीक है, करेक्ट, कि वो चैनल का होता वो है। चैनल का होता है, ठीक। हम उसमें पार्टिसिपेट ऑब्वियसली नहीं करते हैं। फिर एक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होती है, मतलब जो घर घर में आपके पास जो जो डिश केबल लगती आता है, है, डिश, DTH DTH, वगैरह, ठीक है। एक वो। सो कंट्रीब्यूशन वाइज 50% मोर और लेस सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। अगर मान लीजिए ब्रॉडकास्टर 100 रुपये कमाता है तो 50 एडवर्टाइजिंग से कमाता है, 50 सब्सक्रिप्शन से कमाता है। प्लस उनके एडवर्टाइजिंग के अलावा उनकी सिंडिकेशन लाइसेंसिंग की बहुत बड़ी इनकम होती है, बिकॉज ये सारी आईपी, जैसे मैंने पहले बताया, आईपी ओन वो करते हैं। अब आप मान लीजिए कोई एक 10 साल, 15 साल, 20 साल से ब्रॉडकास्ट इतने शोज बनाता है, अलग अलग प्रोड्यूसर से इतने एपिसोड्स बनाता है। अब ग्लोबल में इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया हैज़ अ इंडिया इज द फ्लेवर ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो हमारा कंटेंट बहुत अप्रिशिएट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। तो वहाँ पर सिंडिकेशन होती हैं, लाइसेंसिंग होती हैं, उसका रेवेन्यू है। फिर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, मतलब पहले टीवी था, अब उसके बाद आज 10-12 साल से यूट्यूब हैज़ बिकम द न्यू टीवी। अब वो यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना के वहाँ मोनेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं थ्रू रील्स एंड ऑल। सो इट्स अ मल्टी प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन बिकॉज राइट्स उनके पास है। अब आईपी उनके पास है, वो चाहे हाँ, उसको जैसे अब करे। अब दूसरी बात है कि अगर वो शो पॉपुलर हो गया, अब उसको उसके फ्रेंचाइज के तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें उसकी आप बना सकते हो, राइट? एक कॉमेडी सर्कस से आप कॉमेडी सर्कस का नेक्स्ट सीजन ले आइए, बालवीर का ले आइए, तो ये सारी चीज़ें उनको मोनेटाइजेशन में मतलब स्प्रेड हो मिलती है। तो अपने जो 3 पार्टी थी, चैनल है तो चैनल ने कॉस्टिंग यहाँ पे खर्च कर हाँ दी, जी। मिल उसको गया रेवेन्यू, और उससे हाँ जी। डायरेक्टर है उसको तो उसकी कॉस्टिंग नहीं होती, उसको तो फीस उसको तो मिलती है जो मिलती है। पर डे जो हम बोलते और जो हैं। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को चैनल से अमाउंट मिल गया, उसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट काट के Correct. जो बच गया उसका Correct. वो मार्जिन हो गया, ठीक है। प्लस अगर शो अच्छा चल रहा है तो हमारी टीआरपी इंसेंटिव होती है। हाँ। तो ये भी ये क्या होता है क्योंकि- सर, टीआरपी इंसेंटिव थोड़ा सर सा ये बताएंगे? होता है कि टीआरपी आपको पता है Television मेट्रिक है, rating पर। मेजर। टीआरपी समझ गया, उससे होता मतलब इंसेंटिव क्या सो होगा पर उसमें? एपिसोड हमें मिलता है। मान लीजिए अच्छा। हमने एक शो चलाया बालवीर और वो लंबा चला, या कॉमेडी सर्कल लंबा चला, राइट? तो एक तो आने के बाद, साल भर के बाद, अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है टीआरपीज, जिससे उनको जीआरपी मिलती है, चैनल की लीडरशिप पोजीशन मार्केट में अच्छी होती है, उनको एडवर्टाइजर्स ज़्यादा मिलते हैं, वो ज़्यादा कमाते हैं, तो आपसे वो एक प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, एक पर एपिसोड एक इंसेंटिव शेयर करते हैं। इट्स लाइक That's why it's बोनस, called आप incentive. बोनस हाँ, है। it's a bonus. हाँ, It's a bonus है। हाँ, साल में समझ आपने गया। अच्छा काम किया तो भाई आपको दिवाली बोनस मिल गया। वैसे तो वो भी डिपेंड करता है, साल भर में इसकी वजह से अच्छा हुआ तो दे दिया, वो फिक्स नहीं है, वो Fix लाइबिलिटी नहीं नहीं है, है। fix नहीं, liability. मन है तो fix नहीं। वो मन जी, है, जी, जी। बन गया तो दिया, नहीं तो बट इन नहीं। मोस्ट केसेस वो मिल जाता है, मतलब आप अच्छे प्रोड्यूसर हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको भी मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है वो, और वो पर एपिसोड की प्राइसिंग वो होती पर है। एपिसोड, ऐसा नहीं हर एपिसोड का मिल सर रहा ये शो प्राइम टाइम पे जाएगा, नॉन प्राइम पे जाएगा, ये चैनल डिसाइड करता है? ये और इसका channel इम्पैक्ट देता है। आता होगा क्योंकि प्राइम टाइम पे जो ज्यादा जाएगा उसका Correct. बजट नहीं, ज्यादा, इसके- नॉन प्राइम में। हाँ, और इसके बहुत सारे रीजंस है ना, मतलब ये कौन सा स्लॉट जा रहा है, डिपेंड करता है कि शो क्या है। अगर मान लीजिए नॉन फिक्शन है तो वीकेंड प्रोग्रामिंग होती है, राइट? अगर फिक्शन है, अब जैसे बड़ा शो है, बड़ी लागत से आप अगर बना रहे हो तो आपको प्राइम टाइम में पता है कि रीच ज़्यादा है, मोनेटाइजेशन ज़्यादा होगा, इन्वेंट्री ज़्यादा बिकेगी, हाई वैल्यू पे बिकेगी। तो एज ए चैनल आप डिसाइड करोगे कि मैं यही 9 बजे के प्राइम टाइम पे लेके आऊँगा, राइट? सो ये डिसीजन मेकिंग एक होता है। फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एस्पेक्ट होता है कि ये जॉनर क्या है। उनके पास हिस्टोरिकल डेटा होता है कि भाई ये स्लॉट पे फीमेल ऑडियंस आ रही है, होम ऑडियंस आ रही है, किड्स आ रहा है, क्या आ रहा है, वो हिसाब से भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, राइट? फिर चैनल जीसी है कि यूथ है कि डिवोशनल है, अब वो चैनल पे भी डिपेंड करता है। और बहुत बार ये भी होता है कि आप चैनल ब्रॉडकास्टर रहता है, उसकी एक फिलॉसफी भी होती है कि मान लीजिए जैसे मतलब 9 बजे ही हम डेली सोप हमारा आएगा, हम प्राइम टाइम में, ये उनकी एक ब्रांड है, एक कमिटमेंट है कंज्यूमर को। अब वो वहीं पर 9 बजे क्योंकि सास भी आ रहा है, उसके बदले में कुछ अगर वो बंद हो गया तो कुछ और आ जाएगा, राइट? नो, हमारा जो फ्रेश या बेस्ट चीज है हम इस टाइम पे देते हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो ऑफ कोर्स बार्क भी बहुत डिसाइड करता है, और अल्टीमेटली एक लेवल पे एडिटोरियल गट भी होता है, राइट? वो एक इंस्टिंक्ट भी होता है कि भाई ये शो है, ये प्राइम टाइम पे लाएंगे तो चलेगा। और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, कि मैं अगर 9 बजे आ रहा हूँ, 9 बजे अगर लाफ्टर शेफ चल रहा है, पॉपुलर शो है, या कोई और चल रहा है, तो आई थिंक ये भी रिसर्च की जाती है कि किसके सामने आप टक्कर ले रहे हो। इट्स लाइक फिल्म रिलीज ना, मतलब मैं किसके साथ आ रहा हूँ, बहुत सारी चीजें बहुत दिखती हैं, पैरामीटर्स, बहुत सारी चीजें। बहुत और सर पैरामीटर्स। क्या ना, एक ऑडियंस है मेरी ना 8 बजे शो देख रही है, मुझे पता है ये फीमेल ऑडियंस मेन है, तो उसके आगे पीछे मैं फीमेल ऑडियंस वाले शो लाऊंगा Correct. ताकि वो चिपकी रहे। क्यों बैठी तो है, हाँ, बस audience वो बैठी इससे रहे। खत्म होते उसको- ही हाँ, दूसरा दूसरा चालू हो चालू जाए। उसको लीड इन लीड आउट Lead स्ट्रेटेजी correct, बोलते हैं, तो चैनल करता है correct. कि राइट, क्योंकि सास भी खत्म हुआ तो
कसौटी शुरू हो गई, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। सर अभी शो हिट हो गया तो बोनस मिलता है, लेकिन शो मान लो बॉम्ब कर गया, मान लो 100 एपिसोड की डील हुई थी, 50 एपिसोड करके लगा कि यार मजा ही नहीं आ रहा, तो क्या बीच में बंद हो जाता है या पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके होता है, क्या होता है उसका? बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर आप आगे बढ़ो, आप अपने रेगुलर दूसरा शो पिच करते हो, दूसरा वो ले आते हो, ठीक है। मतलब वो गया वाली बात था। ठीक गया बिकॉज़ जब नहीं चली तो इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन। अब इसी चीज को, ये टीवी वाला मॉडल हो गया। अब अगर अपन ओटीटी पे आते हैं कि अगर मैं ओटीटी के लिए मान लो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ओटीटी में भी सब कुछ सेम है, बस चैनल की जगह प्लेटफॉर्म हो गया। सो एग्जैक्टली, सो इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टर, जो कि एक ब्रॉडकास्ट लीनियर टीवी जो हम बोलते हैं, डिफरेंस वही है, ओटीटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है ओवर द इंटरनेट, राइट। बस एक्सेस अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, बट मॉडल यही है, कॉस्ट प्लस मार्जिन। मतलब वहां पे आप स्टार से डील कर रहे थे, मान लो यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स से डील कर रहे हो, बाकी बात वही है, प्रोसेस वही है, बिजनेस मॉडल वही है, प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें ऑब्वियसली डिफरेंस ये है कि जो टीवी का कंटेंट है वो कंप्लीट डिफरेंट है ओटीटी के कंटेंट से, करेक्ट। ओटीटी हम जैसे बोलते हैं फिल्म बेस्ड कंटेंट है, सिनेमैटिक है। अब उसमें वही टेनेंट्स लगते हैं जो हम एक फिल्म मेकिंग में करते हैं, मतलब वहाँ यहाँ पर जैसे हमने बताया कि एक चैनल, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के बदले में शो रनर, यहाँ पर एक ये डायरेक्टर और राइटर का मीडियम हो जाता है। और यहाँ भी शो रनर का कॉन्सेप्ट है कि वो जो पूरी एक कस्टोडियन बन जाता है वो शो का, सीरीज का, और वो पूरा होल्ड करता है। वो डायरेक्टर शायद 2 एपिसोड करके चले जाए, कोई और 2 कर ले, ये भी इसमें होता है सर, होता है। बट लार्जली बिजनेस मॉडल वाइज अगर आप पूछे तो कॉस्ट प्लस मार्जिन है, इसमें भी यही चीज़ होती है। आप पिचिंग प्रोसेस वही है, आप पूरी, इसमें जर्नी थोड़ी लंबी होती है। टीवी बहुत जल्दी, मतलब अगर स्लॉट है उनको तो चलाना है, ठीक है। जैसे ही शो कोई मान लीजिए दूसरा खत्म हो रहा है या इनका शो नहीं चला, तो ब्रीफ आ गया कि भाई मेरा ये शो अभी हम 1 महीने में बंद करने वाले हैं, आप तुरंत एक आइडिया दीजिए, कॉन्सेप्ट दीजिए, हमको 2 महीने में लाइव करना है। बट ओटीटी डजंट वर्क लाइक दिस। ओटीटी का प्रोसेस बिकॉज फिल्म है, सिनेमैटिक है, वो राइटिंग की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, उनकी डेवलपमेंट के साइकिल्स लंबे होते हैं। बट बिजनेस मॉडल वाइज कॉस्ट प्लस मार्जिन, जहाँ पर अगेन आईपी हमारे पास नहीं होती है, आईपी गोज टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म। सर आईपी वाला आपने कहा इंडिया स्पेसिफिक है ना, कि इंडिया में नहीं मिलती, प्रोड्यूसर को चैनल के पास ही रहती है ना, बाकी सब जगह जो बनाता है उसकी होती है, मतलब शेयर्ड भी होती है। अच्छा, तो कभी कभी प्रोड्यूसर खुद बना के लेके जाता है तो उनकी होती है। वहाँ बिजनेस मॉडल वाइज वहाँ मिक्स मॉडल है। और आई थिंक काफ़ी पहले, अभी क्योंकि अभी धीरे धीरे मुझे लगता है इंडिया में भी आने लगा है, बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अमेरिका में तो 1945 से ही डेवलप थी। मतलब उस 1950 के आप सिटकॉम बिटकॉम देखो, आपको लगे यार कितना एडवांस है। आई थिंक हम तो 90s में शुरू हुए, तो अभी बढ़ रही है। लेकिन अभी तक बिजनेस मॉडल, क्योंकि जब ब्रॉडकास्टर पहला जी था, जी का बिजनेस मॉडल वो था, आईपी नहीं देते, तो बाकी ने वैसे ही फॉलो किया। अब वो एक करता क्या ना मरता, मतलब आप प्रोड्यूसर हो, जिसने ट्रेंड सेट हो गया मेरे फेवर में, तो मैं क्यों बदलूं? एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये जो प्रोसेस है, अब जैसे मूवी मेकिंग, आपने 6 मूवी भी प्रोड्यूस की है, मूवी में इसमें सेम चीज हो गई, इसमें बस चैनल की जगह आप किसी और प्रोड्यूसर से बात करें? फिल्म बिजनेस पूरा कंप्लीटली अलग है। इसका प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट वही थॉट प्रोसेस है कि आइडियाज, स्टोरी, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ आइडिया एंड स्टोरी, करेक्ट। नाउ दैट स्टोरी कैन कम, हम सोचे, हमने कोई एक आर्टिकल पढ़ लिया या कोई न्यूज़ देख लिया, वहाँ से लगा रहे यार ये बहुत धांसू कहानी है, इस पर कुछ करना चाहिए, ठीक है। फिर आप राइटर्स को आइडेंटिफाई करोगे, आप उनको ब्रीफ दोगे, जैम करोगे, फिर राइटर्स वो डेवलप करेगा, एक ये तरीका है। दूसरी, बहुत बार राइटर और जो डायरेक्टर कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत सालों से अपनी स्क्रिप्ट्स पे काम करते होते हैं, ये आइडियाज़ लेके आते हैं, स्क्रिप्ट लेके आते हैं, फिर हम नरेशन सुनते हैं और हमें अगर पसंद आती है तो हम साथ में कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए कोई बुक राइट्स हैं, कोई रीमेक है, आपने वो पिक्चर देखी मलयालम में, तमिल में, और आपको अच्छी लगी, आपने राइट्स ले लिए, फिर उसकी अडेप्टेशन करके आपने राइटिंग करा ली, या आपने बुक आइडेंटिफाई की आपकी टीम ने और एक बुक पढ़ लिया और उसको अडेप्ट करा लिया। तो ये एक डेवलपमेंट का साइकिल चलता है, जो कि ऑब्वियसली लंबा प्रोसेस चलता है राइटिंग का। वंस योर स्क्रिप्ट गेट्स लॉक्ड, मतलब एक बार इंटरनली जैसे हम लोग स्क्रिप्ट सुन लेते हैं, नरेशन सुन लेते हैं, चेंजेस देके एक बार जब लॉक हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जब आप उसको एक्टर के पास लेके जाते हैं। ऑफकोर्स एक कास्टिंग का विजन होता है, राइटर और डायरेक्टर का विजन होता है कि मैं अगर ये कैरेक्टर लिख रहा हूँ या ये किरदार लिख रहा हूँ, तो ये किरदार में अक्षय कुमार को देख रहा हूँ या जॉन को देख रहा हूँ या शाहरुख को देख रहा हूँ या सलमान को देख रहा हूँ, राइट। अब उसके हिसाब से फिर आप आइडेंटिफाई करके आप एक्टर्स के पास आप जाते हैं, राइटर्स, ऑफकोर्स राइटर डायरेक्टर के साथ जाते हो एज ए प्रोड्यूसर, एंड स्क्रिप्ट नरेट करते हो। स्क्रिप्ट जब उनको पसंद आती है, मतलब पहले बार में ही बहुत अगर पसंद आ जाती है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा कि 100% स्क्रिप्ट एक ही बार में सब हो जाती हैं, 1-2 सेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो सब प्रोसेस आप क्रिएटिवली करते हो। जब वो एक्टर जब सेटिस्फाइड हो जाता है, एंड दैट्स अ टाइम यू लॉक इट। सो अब आपके पास है रेडी स्क्रिप्ट
आपके पास आपका एक्टर और कास्टिंग मोरलेस लॉक्ड है। और इंडिया में क्योंकि स्टार सेंट्रिक स्ट्रक्चर है, तो एक बार आपका लीड कास्ट लॉक हो गया तो बाकी तो हम जानते हैं कि सब चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। यहाँ Hero से heroine lock हो गए, हाँ फिर जी, क्या है? यहाँ से जर्नी शुरू होती है, अब बनाना है, ठीक है। तो अब बना, और यहाँ तक हम, ये हमारा रोल है, यहाँ तक हम पूरा डेवलप करते हैं क्योंकि हमारा एज अ प्रोड्यूसर आपका मुख्य रोल यही है, क्योंकि Absolutely. सेटअप आप ही कर रहे हो। Correct, correct, भाई correct. देखो, आप टीवी शो में तो क्या है कि आपको चैनल से अप्रूवल लेनी है, वो Correct, बताएगा। correct, correct. आपको ओटीटी में बाकी से अप्रूवल correct, लेनी है। correct. यहाँ तो किसी से अप्रूवल लेनी है, Exactly. आप अपनी तो मालिक यहाँ है, बहुत अपन बड़ी डिसाइड करेंगे। हाँ, यहाँ बड़ी पाइपलाइन होती है, बट इसके बाद और एक जर्नी शुरू होती है कि अब इसको प्रोडक्ट आपका सेटअप हो गया, देन वी डोंट प्रोड्यूस और वी डोंट स्टार्ट एनी मूवी टिल द टाइम हम उसको प्री सेल्स नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप स्टूडियो के पास जाते प्री हो। सेल्स क्या हुआ? प्री सेल्स हुआ कि आप मतलब आज एक पिक्चर अगर 100 रुपए की लागत से बन रही है, राइट, अभी आप 100 रुपया पूरा नहीं डाल सकते हो, आप सक्षम नहीं हो डालने, एंड दैट्स अ टाइम, और यू डोंट वांट टू पुट दैट मनी इज अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन बिकॉज यू आर अ प्रोडक्शन हाउस, यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, राइट। आप अलग अलग पाइपलाइंस पे काम कर रहे हो। अब आप स्टूडियो के पास जाते हो, आप स्टूडियो इस केस में टी सीरीज हो, वायाकॉम हो, जी, जियो, लॉट ऑफ स्टूडियोज। अब वो स्टूडियोज यहाँ तक 100% आईपी जो होती है वो हमारे पास होती है। अब हम स्टूडियो के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, हमें मार्केटिंग चाहिए, ये हमारी कोर स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप आइए कोलैबोरेट कीजिए। अब वो कोलैबोरेशन में हम यहाँ पर 50% डिपेंड करता है वो स्टूडियो डील, 50% टिपिकली आप आईपी उनसे शेयर करते हैं, और वो उसको पूरी पिक्चर को बनाने का जो फाइनेंसिंग करते हैं, और फाइनेंसिंग करने के बाद हमारा काम है बनाना और उसको डिलीवर करना। अब इसी दौरान क्या होता है कि जितने भी जो फिल्म इज रेवेन्यू साइड मैं अगर बताऊं तो उसमें 2 टाइप के राइट्स है, थिएट्रिकल, नॉन थिएट्रिकल। तो पहले नॉन थिएट्रिकल राइट्स पे हम उसको कार्व आउट करके डील्स क्लोज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल बिफोर वी स्टार्ट कोई मूवी, वो नेटफ्लिक्स के साथ एक स्ट्रीमिंग राइट्स की डील हो जाती है। सैटेलाइट अगर हम दे रहे हैं, सोनी हो गई, स्टार हो गई, जी होगी, उनको हम दे देते हैं। एंड म्यूजिक, जैसे हमारे केस में हमने टी सीरीज के साथ काफ़ी काम किया है, तो वो तो म्यूजिक लेवल है, तो वही एब्जॉर्ब कर लेता है और एक उसकी वैल्यू हमें दे देता है। तो ये 3 राइट्स इक्वल टू 90 to 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मान लीजिए मैं, एक तो थिएट्रिकल हो गया, नॉन थिएट्रिकल की बात नॉन थिएट्रिकल की बात हो तो रही है। एक तो ओटीटी को राइट बेचे वो, जो टीवी पे राइट बेचे हाँ वो, जी, तो और ये OTT म्यूजिक, वाले राइट्स क्या कहते हैं? ओटीटी राइट्स, उसको हम स्ट्रीमिंग बोलते हैं, कोई Streaming rights. डिजिटल हाँ, राइट्स बोलते OTT हैं, rights बोलते हैं, ओटीटी राइट्स बोलते हैं, अलग अलग लोग। स्ट्रीमिंग राइट्स या ओटीटी राइट्स हो गए, एक तो इनकम वहां से आ गई, हाँ जी, एक जो Satellite सैटेलाइट राइट्स जो टीवी पे जो टीवी पे आएगा, स्टार गोल्ड, music एक rights. म्यूजिक राइट, ये तीनों से अपनी 100 रुपए की अगर पिक्चर बन रही है, 100 रुपए हमारा इसमें टेबल पे कमिटमेंट हो जाती है, ठीक है ना, कि ये आप पिक्चर बनाओगे, ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये स्टोरी है, ये एक्टर है, ये आपकी डिलीवरी टाइमलाइंस है, और आप बना के दोगे तो चीजें लॉक हो फिल्म जाती टू है। फिल्म Film to किसी में film. 100 आ गया, किसी में 70 आ गया, 70 आ गया, फिल्म टू फिल्म है, बट मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, 80 to 100 के बीच में आ जाता है। पोस्ट दिस, वंस द मूवी इज रेडी, देन यू ऑफ कोर्स टू थिएटर में आप जब रिलीज करोगे तो उस पर मार्केटिंग स्पेंड करोगे, पीएनए करोगे, वो सब जब आप करते हो उसके बाद आपकी जो रिकवरी है और जो मतलब आप जो थिएटर इनकम है, इंडिया थिएट्रिकल और ओवरसीज थिएट्रिकल, ये आपका रेवेन्यू है। इसमें से वो मल्टीप्लेक्स के 50% हाँ, काट मान के जो भी लीजिए है। अगर 100 रुपए की, अगर 100 करोड़ की एनबीओसी होती है, तो अबाउट 48% एक प्रोड्यूसर को आता है, और 52% जाता है एग्जीबिटर को, जिसमें पीवीआर, आइनॉक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो टैक्स एनबीओसी उसमें आ जाता है, एंड इस पे फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन फीस जाती है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आपके पास वो एक किट्टी आती है। अब वो किट्टी, अगर मेरा पार्टनर टी सीरीज है और स्टूडियो है, वो हमारे और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर क्योंकि हम भी आईपी ओन करते हैं, वो इक्वली स्प्लिट हो जाती है। तो थिएट्रिकल राइट में से बंटवारा हो गया बेसिकली। हाँ जी, सो वो आपका मार्जिन, वो आपका रॉयल्टी बन गई, या आपका मार्जिन बन गया। और टिपिकली क्या होता है कि सैटेलाइट और स्ट्रीमिंग राइट्स, ये एक फिक्स पीरियड के लिए लाइसेंस होते हैं, आईपी नहीं दी जाती है। तो आप जब पिक्चरें जब जाती हैं नेटफ्लिक्स को या हॉटस्टार को या अमेजोन को, वो फिक्स पीरियड के लिए जाती हैं ना, इट कुड बी 10 years 15 years डिपेंडिंग अपॉन द डील, एंड देन आफ्टर दैट ईयर्स गेट एक्सपायर्ड, कम्स बैक टू यू, देन यू डू सेकंड साइकिल ऑफ रेवेन्यू उसको बोलते हैं। अब उसमें भी हम, बिकॉज हम प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास आईपी है, हम
उसमें भी एक अपना एक शेयर रखते हैं। मतलब जो एक आदमी भाई एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि यार ये मूवी ने 100 करोड़ का धंधा किया तो ये इसकी कमाई है, पर वो ना, उसके नहीं। अलावा एज अ प्रोड्यूसर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो धंधा आया इससे तो पहले मेरी प्री सेल में आधी कमाई तो हो चुकी है, Correct, इससे आधी और है, और 10 साल बाद में जो दोबारा करूंगा Correct. सेकंड सेल उसमें और कमाऊंगा। जी जी। तो सर अभी ये देखने में सुनने में तो लोगों को लग रहा है तो मूवी मेकिंग तो ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें तो लॉस ही नहीं दिख रहा है एक तरह से। भाई जैसे हुआ ना कि 100 रुपए में से आपने कहा 80-90 रुपए तो रिलीज से पहले ही हो गए, अब 10-20 रुपए तो थिएटर के बाद हो ही जाएंगे। तो ये जितना ग्लैमरस और जितना प्रॉफिटेबल दिख रहा है उतना ही है, या अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि हिडन चैलेंजेस हैं जो आप लोग ही जानते हैं प्रोड्यूसर की, भाई साहब ऐसे ऐसी भी चीजें हो जाती है। सर ये मतलब मैं बोलूँगा ग्लैमरस तो दिखता है बाहर से, बट ये क्या बोलते हैं ना, हर दिन की सर्वाइवल है ये। हाँ। बस ये ग्लैमर खाली बाहर से 5% होगा, रेस्ट एवरीथिंग इज वी आर डीलिंग विद अनसर्टेनिटी, वी आर डीलिंग विद फेलियर्स। yes, मैं दो चीज़ बता रहा हूँ इसमें। हमारे ओवर बजट का एक डर रहता है, कोई कारण से आपका ओवर बजट हो गया तो आपने सेकंड टाइम कभी कभी आपकी सैटेलाइट या OTT डील नहीं हुई, शुरू में आपको लगी कि हो गई, बट तब तक उनकी कुछ प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, उन्होंने लगा कि नहीं यार ऐसे नहीं। मतलब आपने सोचा 50 करोड़ में तो बेच ही दूंगा और वो दे ही 20 से ऊपर नहीं रहा तो हो गया लॉस सीधे सीधे। तो आई थिंक ये हर एक बिजनेस में, क्योंकि हर सिर्फ अच्छा होता तो हर आदमी पिक्चर ही बनाता, सो अपनी इंटरनल चैलेंजेस है। तो इसमें आपके रिलेशनशिप काम आते हैं, आपकी गट फीलिंग काम आती है, आपका फार साइटेडनेस काम आता है कि अभी चलो ये ऐसी फिल्में चलने वाली है 1 साल बाद, तो अभी से इसका प्लानिंग करके रख। कभी कभी जब आपने एक्सपेक्टेड किया होगा कि थिएटर में इतना बिजनेस करेगी, वो भी नहीं करती है क्योंकि आपकी लागत तो लगी, आपने मार्केटिंग में स्पेंड कर दिया, पीएनए में स्पेंड कर दिया, तो ये सब चैलेंजेस हैं यू नो इसके। ये अनसर्टेनिटी तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी तो बहुत बड़ी है। और क्या है, कोई कोई प्रोजेक्ट आप इतने सालों से काम करते हो, मतलब साल भर 6 महीने 8 महीने, मतलब मैं स्क्रिप्ट लेवल बात कर रहा हूँ, अनसर्टेनिटी एंड तक आके प्रोजेक्ट भी नहीं होते। हाँ। तो अब वो सब R&D आपको इतनी सारी लग गई, एग्जैक्टली वो सबके सब पैसे आपको कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ता है कि चलो मान लीजिए 1-2 पिक्चरों ने कमाया, लेकिन आपने जो 10 चीजें की हैं उसका तो कुछ हो नहीं रहा। तो यू नो इट्स like एनी बिजनेस इज। क्योंकि सर मेरा जो एनालिसिस था भी आपने उस पर ठप्पा मारा दोबारा। मैं हमेशा कहता हूँ भाई नॉन ग्लैमरस जितने बिजनेस है ना जो लोगों को लगता है ये तो ग्लैमर नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी और कमाई है। Absolutely right. और जहाँ ग्लैमर दिखता है, जैसे होटल में ग्लैमर दिखता है, क्या होटल है, एयरलाइन देख लेकिन लो। उसमें दिक्कत है। Correct. एयरलाइन में ग्लैमर है पर उसमें दिक्कत है, फूड में ग्लैमर है पर दिक्कत है। तो सिनेमा में लगता है वाह यार ये सही चीज है, पर उसमें ग्लैमर ही ग्लैमर है, करने वाला ही जानता है कि वो क्या कर रहा है। करेक्ट, बिल्कुल, उसकी अपनी दूसरा इसीलिए ना एज ए कंटेंट स्टूडियो हमने जो हमारी जो लर्निंग हुई है ये 3 साल में बड़े, और क्योंकि हमने अक्षय सर के साथ, अक्षय कुमार के साथ 2 फिल्में बनाई, जॉन के साथ बनाई, हमारी लर्निंग हुई। अभी हमारा पोर्टफोलियो अप्रोच है कि आप एक 10 करोड़ की पिक्चरें भी बनाएं, आप 15 करोड़ की पिक्चरें बनाएं जो कंटेंट हैवी हो, आप एक बड़े स्टार के साथ भी बनाएं। सो क्या होता है कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपका जैसे पोर्टफोलियो आपके आप सबसे ज़्यादा जानते हो, आप तो राहुल भाई CEO, तो पोर्टफोलियो अप्रोच आपको पता है कि वो बैलेंस हो जाता है। सही एक तो निकल जाएगी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। तो ये प्राइसिंग में बनाया, और जैसे जस्ट टू ऐड रीजनल भी है, तो ऐसे नहीं कि मेन स्ट्रीम हिंदी, बिकॉज अब रीजनल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे जैसे यू नो आप गुजराती देख लीजिए, आप मलयालम, तेलुगु, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अब वो पोर्टफोलियो वही है कि यू स्प्रेड अक्रॉस विद डिफरेंट साइज एंड स्केल अक्रॉस लैंग्वेजेस, ताकि उसका एक आपको एक यू नो पूरे पोर्टफोलियो में कुछ चीजें तो आपकी मतलब एक कुछ तो छक्का मारेगा, कुछ तो छक्का मारेगा। जैसे सैयारा था 25-30 करोड़ की फिल्म में, आज 350 से ज्यादा धंधा किया। तो कभी अरे जो बीच में 15 करोड़ रुपए की एनिमेटेड आ गई थी 360 करोड़ का 360 करोड़। तो ये भी छक्के तो पड़ते हैं, लेकिन वो छक्कों से पहले कितनी बार हिट विकेट होता है, नो बॉल होती है, वो तो आप ही जानते हैं। जी सर 2 सवाल OTT पे, फिर उसके बाद आपकी कंपनी के ऊपर चलेंगे। OTT के आने के बाद से डायनेमिक्स कैसे बदले? क्योंकि आप तो 25 साल से काम कर रहे हैं, तो पहले OTT के पहले क्या दुनिया थी, क्या बिजनेस में डीलिंग थी, और OTT आने के बाद से क्या हुआ? सो आई थिंक OTT का डायरेक्ट इफेक्ट अगर देखा जाए तो सिनेमा में पे ज़्यादा पड़ा है रादर देन TV, क्योंकि TV देखने वाली जो ऑडियंस है अभी भी है और नई ऑडियंस बन रही है, बिकॉज Tier 3 की ऑडियंस आई है जो, क्योंकि जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, घर में टीवी आता है, घर में मल्टीपल टीवी आता है कि आपके बेडरूम में अलग टीवी है, बाहर, तो टीवी की ऑडियंस मार्जिनलाइज हुई बट कम नहीं हुई। OTT देखने वाले नए जुड़े, क्योंकि बहुत सारी मेल ऑडियंस है, बहुत सारी यूथ थी जिनको ये टीवी में डोमिनेंस फीमेल ऑडियंस वाले शो का नहीं, डेली जो सोप होता है, डेली ड्रामा होता है, उनको समझा, तो OTT में वो जुड़े, तो OTT की एक अपनी ऑडियंस बनती गई। कुछ टीवी वाले भी आए, कुछ ये भी आए। सिनेमा पहले देखने के लिए आप सिर्फ थिएटर में जाते थे, अभी मैं बोलूँगा OTT की वजह से ये चेंज नहीं हुआ है, ये कोविड की वजह से चेंज हुआ है।
कोविड में लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि ओहो ये थिएटर में जो आ रहा है पीछे, थोड़े 1-1.5 साल तो थिएटर बंद रहा, जब थिएटर खुले तो समझ में आ गया कि ये तो 50 दिन में तो दिख रहे हैं अपने को OTT में। तो थिएटर में बहुत जाना, जो हमेशा होता है कि देख के आते हो, नहीं अभी सिलेक्टिव हो गए कि यही देखनी थिएटर में, बाकी OTT के लिए एक बंदा तो मैं हूँ सर उसमें से। हाँ मैं चाहे कितना ही बिजी हूँ, हाँ जी, मैं हर फ्राइडे को सिनेमा हॉल में ही मिलूंगा, ठीक है। ऐसा हुआ करता था। अब बीच में बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे प्रोजेक्ट आए, मैंने कहा यार मैं काम छोड़ के आया और मुझे क्या दिखा दिया। तो मैंने कहा अब तो जब तक मैं श्योर नहीं होऊंगा ना मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा, सही बात है, क्योंकि भाई मेरे को ये भी नहीं है कि मैं 40 दिन बाद देखूंगा, वो तो देख ही लेंगे, लेकिन यार 4 घंटे खराब करा के ये चीज नहीं देखूंगा। तो अब ऐसे हो गया कि सारी पिक्चर देखनी है पर हॉल में देखेंगे सिलेक्टेड, करेक्ट, और OTT पे तो है ही, OTT तो है ही। कभी ऐसे OTT तो जहाँ भी आपको डाउट है अच्छी बुरी होगी तो आप OTT की अच्छी बुरी होती है, वहाँ डाउट। मैं ये नहीं बोलूंगा टॉप गन आ रही है तो टॉप गन OTT, टॉप गन है तो भाग के जाओ, कंतारा है तो भागो, धुरंधर है तो भागो, लेकिन यार यहाँ है तो रुको। और क्या हुआ, दूसरा एक बेनिफिट हुआ कि OTT फॉर अ प्रोड्यूसर लाइक अस, एक OTT एक बड़ा रेवेन्यू फैक्टर बन गया। सो जो ये यहाँ थिएटर कम हुआ तो सामने उसने रेवेन्यू देके भरपाई कर दी, और सर क्रिएटिविटी भी आई, मुझे ऐसा लगता है। भाई पहले क्या था, मुझे ऐसा लगता है OTT से पहले एक सेम टाइप का एपिसोड बन रहा है, सेम टाइप की पिक्चर बन रही है। ये स्टूडियो आने के बाद से थोड़ी क्रिएटिविटी, यार ये बना के देखो, जैसे OTT नहीं आता तो सेक्रेट गेम्स कोई नहीं बनाता, जो सेक्रेट गेम्स बना वो बनता ही नहीं। आई थिंक OTT आने से वही जो ग्लोबल एक्सपोजर मिला, द काइंड ऑफ स्टोरीज एज अ कस्टमर हम कंज्यूमर हम देखना चाहते हैं, यू नो, बहुत डिफरेंट हो गया। अब मैं ग्लोबल कंटेंट से एक्सपोज्ड हूँ, मैं कोरियन ड्रामा भी देख रहा हूँ सबटाइटल में, मैं उसको आज की डेट में तो वैसे भी सभी लोग हिंदी में डब करके देते हैं। तो एज अ कंज्यूमर ना मेरी एक्सपेक्टेशन इन टीवी से और फिल्म से बहुत चेंज हो गई है। अब मैं मीनिंगफुल कंटेंट चाहता हूँ या इंटेलिजेंट कंटेंट चाहता हूँ, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के लिए मैं जाऊँगा। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा एक शिफ्ट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, OTT जो है ऑन डिमांड है। टीवी थिएटर में तो आपको पिक्चर रिलीज होगी टिकट लेके जाना पड़ता है, टीवी अपॉइंटमेंट व्यूइंग चलता है, या ये पूरा कम्प्लीटली ऑन डिमांड है, जब मैं देखूं अपने मर्जी से, और मेरे पास दुनिया जहान का कंटेंट है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग चेंज विच हैज हैपेंड। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स बदले हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे मोनेटाइजेशन, आज राइट्स जब बिकते हैं, आप डबिंग राइट्स, सब टाइटलिंग राइट्स, यू नो, ये सब एडिशनल लेयर्स क्रिएट होंगे। पहले OTT से पहले आप एक ग्लोबल ऑडियंस के पास कैसे पहुंचोगे? आज आपने पिक्चर बनाई, मतलब पिक्चर बना के आपने रिलीज कर दी और पैन इंडिया चल सकती है, लेकिन एक मतलब आज एक रशिया में भी लोग देख रहे हैं, एक US में भी लोग देख रहे हैं, UK में भी लोग देख रहे हैं। पहले तो खाली इंडियन डायस्पोरा जहाँ था, मतलब बोलने का मतलब है कि पहले जो इंडियन डायस्पोरा था वही क्रिटिकल मार्केट US, UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE यहीं चलती थी। आज व्हेन यू टॉक समबडी लाइक नेटफ्लिक्स रीचेस आउट टू 160 कंट्रीज। आई मीन आप वो देखिए, अगर धुरंधर जैसी पिक्चर या मतलब जो भी पिक्चरें जाती हैं, अब क्या रीच हो गई है। तो आई थिंक ये बहुत, मेरे को तो एक पॉजिटिव साइन इसका ये लगा कि जो रीजनल सिनेमा है ना वो थोड़ा निकल के आ गया। बिल्कुल, जैसे मतलब मुझे पिछले 5 साल पहले, वही कोरोना से पहले, मैंने कोई भी तमिल मलयालम मूवी देखी नहीं, वो डब होके सेट मैक्स पे आ गई तो देख ली। बट मैंने ऐसे नहीं कहा कि इधर मूवी रिलीज हुई आवेशम और मैं भाग के देखने जा रहा हूँ। तो वो जो आया है चेंज, क्वालिटी। तो जैसे मैं बोला कि कोरियन का एग्जांपल दिया, वही मलयालम, तमिल, इट होल्ड्स ट्रू फॉर एनी एंड ऑल लैंग्वेजेस। सर लास्ट सवाल आपकी कंपनी स्टार्टिंग से पहले, ये OTT का सर एक चीज मुझे लग रहा है, क्या OTT के आने के बाद से केबल टीवी पे असर पड़ रहा है? क्योंकि एक अभी डेटा भी आया था कि भाई काफी कलेक्शन कम हो गई, आधे तक हो गया और 2030 तक लग रहा और कम हो जाएंगे। जैसे मैं कुछ लोगों की बात करूं तो लोग कहते हैं सर आजकल वो है, सारे तो ऐप है ही और हम YouTube देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, तो टीवी के कनेक्शन लोग कंटिन्यू नहीं करा रहे, तो इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा OTT का? सर मैं इसको ना डेटा से आंसर देता हूँ, ठीक है ना। सो अभी जो रिसेंट डेटा जो भी है, आप टीवी हाउस होल्ड्स की हम बात करें तो अबाउट 180 to 190 मिलियन टीवी हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, करेक्ट। ये 2024 का नंबर है, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें, इसको लीनियर टीवी हम बोलते हैं, जो मतलब पहले हम जैसे देखते थे। अब इसमें जो पे टीवी है, पे टीवी का जो मार्केट है DTH, ये डी ग्रो हुआ है। बट उसके सामने कनेक्टेड टीवी जो स्मार्ट टीवीज हैं, ठीक है, थ्रू एप्पल टीवी आप एक्सेस कर रहे हो, थ्रू फायर टीवी, थ्रू कोम क्रॉस, इसका नंबर ऑलरेडी रीच हो गया अबाउट 30 मिलियन, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग प्लस फ्री टीवी, सो मतलब क्या हुआ है, कंपोजिशन चेंज हुआ है। सो ये जो हम सब सुनते हैं ना टीवी डी ग्रो कर रहा है, आई मीन दैट्स actually not factual, because if you look at data, so if you look at data 27-28 का मतलब फिक्की का रिपोर्ट है, अगर हम उसे एक्स्ट्रापोलेट करें, वो फिक्की ने इतना डायरेक्ट नहीं बोला बट मार्केट सोर्सेस ने जो एक्स्ट्रापोलेट किया है, 2027 तक
टीवी हाउसहोल्ड्स विल बी अबाउट 190-200 मिलियन, ठीक है। आपकी कनेक्टेड टीवी का नंबर्स बहुत बड़ा मार्जिनली जंप करेगा, फ्री टीवी भी ग्रो होगा। जो गिर रहा है वो पे टीवी है। जो आप जो कॉर्ड कटिंग आप सुनते होगे, दैट्स द वर्ड कॉर्ड कटिंग, सब केबल कनेक्शन कट करा रहे हैं, बट दे ऑल आर मूविंग टू कनेक्टेड टीवी। आज कनेक्टेड टीवी इतना है तो टीवी कहीं नहीं जा रहा है। कनेक्टेड टीवी में उसको बोलूं, जैसे मान लो मैं अभी सोनी लिव पे जाके अगर सोनी के एपिसोड देख लेता हूँ, हाँ, तो वो कनेक्टेड करेक्ट। ऐप जिसके अंदर ऐप है, जिसके अंदर ऐप है, स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी जैसे अभी कुछ ऐसे शोज आते हैं ना सिंगिंग डालेंट के, तो मैंने टीवी नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ कहती है यार वो लगाओ, सोनी में वो लगा के देख लेते हैं। लोग का परसेप्शन क्या है, वो टीवी खत्म हो रहा है। टीवी नहीं हो रहा है खत्म सर, वही टीवी का ऑडियंस लाफ्टर शेफ है ना, आप जियो स्टार पे देख रहे हो, जियो स्टार पे लाफ्टर शेफ देख रही है। सो मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, तुम जियो स्टार पे देखो या टीवी पे देखो, करेक्ट। तो दोनों मेरी तो डबल इनकम है। और हमारे लिए तो एज अ प्रोड्यूसर बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये सब ग्रोथ है। प्लस आज की डेट में यूट्यूब हैज बिकम अ न्यू टीवी, ठीक है ना। तो ये कोई टीवी कहीं जा नहीं रहा है, डीग्रो नहीं कर रहा है, मॉडल्स चेंज हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, एक्सेस चेंज हो रहा है और कंजम्पशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एज ए प्रोडक्शन हाउस, एज अ कंटेंट, मतलब जनरल परसेप्शन ये है कि यार चैनल खत्म हो गए, लेकिन भाई बट आप देख रहे हो ना, तुमने ये तो ले लिया, और बल्कि ज्यादा पे कर रहे हो, बल्कि वहां पे जैसे मान लो स्टार अगर वैसे लेता तो उसको उस टीम में जो भी मिलता, पर यहाँ स्टार में तो उसको पूरे पैसे उसके, वहां तो उसको जैसे 200 रुपए की डिश में उसको कुछ 2-5 रुपए मिल रहे होंगे, वहां तो 200 के 200 ही उसके, तो उसका रेवेन्यू तो बड़ा ही होगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि डिक्लाइन भी अगर आप देखोगे, कि डेटा से मैं बात कर रहा हूँ, 4.5% की खाली डी ग्रोथ हुई है 25 में रेवेन्यू वाइज। 75,000 करोड़ का मार्केट है आपका, जो हम टीवी की बात करते हैं 75,000 करोड़ का मार्केट है, उसकी 4.5% की ग्रोथ, मतलब आप क्या ड्रॉप बात कर रहे हो, स्टिल इट इज 66 to 67,000 करोड़ का मार्केट, ठीक है। तो अगर नंबर वाइज देखो ना, मतलब इट्स नॉट कि मतलब वो लोग ऐसे बना देते हैं कि भाई ये सब बंद हो गया, खत्म, इसको बहुत टाइम है अभी, एंड दिस ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री। OTT इज नॉट गोइंग टू किल टीवी, दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर हियर टू स्टे। ये सर ने जो बोला ना, हमको उससे एकदम क्लैरिटी आ गई भी, लाफ्टर शेफ जो हो रहा है बिल्कुल, वो टीवी पे देखे चाहे ऐप पे देखे, इनको तो चैनल को तो फायदा ही है। तो चाहे चैनल पे 1,000 आदमी कटवा भी दे, लेकिन अगर 1 लाख आदमी यहाँ जुड़ गए, आपको ऑडियंस नहीं मिल रहे, और वहां पर वो टॉप 10 के चार्ट्स आते हैं। आप देखिए जैसे लाफ्टर शेफ नंबर 1 पे है, आपकी डिस्कवरी बढ़ रही है, लॉट ऑफ एडवांटेजेस, बिकॉज ये मेजरेबल मीडियम है, करेक्ट। और सर वैसे भी देखो, इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है, आदमी की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजल इनकम बढ़ेगी, वो एंटरटेनमेंट की तरफ रुझान करेगा, और क्या करेगा। चलो सर, अब आते हैं कंपनी पे। आपकी कंपनी जो कंप्लीट है ऑप्टिमिस्टिक्स, सर इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहला प्रोजेक्ट क्या था, और आज तक एक बार ब्रीफ में मुझे बता दीजिए कि अपन क्या क्या कर चुके हैं। और आपने अवार्ड्स की संख्या सुन के मैं मतलब एकदम सी मेस्मराइज हो गया था, तो वो भी जनता को प्लीज बताइए। सर राहुल भाई, ये मेरी जर्नी राइटिंग से शुरू हुई। ठीक, गुजरात के छोटे गाँव में पढ़ने का बड़ा शौक था, वहाँ से ऐसे इमेजिनेशन बढ़ती गई अपनी, तो उससे राइटिंग की गुजराती मैगजीन में। फिर बॉम्बे आए, तो यहाँ तब गुजराती सीरियलों में भी लिखते थे। बॉम्बे आके मौका मिला मुझे देख भाई देख सीरियल लिखने का, तो मैं जब आई थिंक 12th पास किया था जब तब, सो वहाँ से लर्निंग हुई, काफ़ी लिखते गए, बट सिटकॉम क्या होती है समझ में आए। वहाँ से लिखते काफ़ी, मैंने कुछ नहीं तो 3,000 एपिसोड टेलीविज़न के लिखे होंगे, तो उसमें काफ़ी लर्निंग हुई। नेचुरली आप लिखते हो और आपको सब देखते भी हो कैसे डायरेक्शन ये वगैरह। सो फिर डायरेक्शन का भी मौका मिला, मैंने कुछ शोज डायरेक्ट किए। तभी लगता था कि यार प्रोड्यूसर बनना है, बिकॉज गुजराती भी हूँ, तो ऐसा थोड़ा बिजनेस की तरह इंक्लिनेशन है खून में, सब तो करना ही है भाई साहब, छोटा भी हो लेकिन अपना हो वाला, वैसा वाला था। तो हमेशा इंक्लिनेशन रही थी कि बिजनेस करे। और ये हुआ ये कि स्टार में मेरा एक शो आता था अंताक्षरी का, जिसका नाम था चलती का नाम अंताक्षरी, जो मैं डायरेक्ट करता था और बनाता था, कहीं प्रोड्यूसर और थे। और चैनल ने मुझे देखा कि यार बहुत मेहनत कर रहा है, सब ऊपर से नीचे यही कर रहा है, तो उन्होंने ही मुझे नया शो दिया, खुल जा सिम सिम। दैट वाज इन 2000 आई थिंक 2 या 3 है, 2003। सो तब से ऑप्टिमिस्टिक की जर्नी। उसके पहले जो छोटे शो के लिए मैंने अपना मतलब वो लाइन प्रोडक्शन करता था ऑप्टिमिस्टिक 2001 में, बट खुल जा सिम सिम चेंज एवरीथिंग। जैसे अमन वर्मा आते थे, दरवाजे के पीछे चीज़ें होती थी, खुल जा सिम सिम, और चीज़ें उठा के लेके जाओ आप, प्राइस राइट बोलो तो वो शो ने चेंज किया। वो फॉरेन की फॉर्मेट थी, हमने अडोप्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि यार ये फॉर्मेट, फिरंग वाले सारे फॉर्मेट अच्छा बनाते, तो उधर कांस में जाना शुरू किया। फॉर्मेट मार्केट लगती है वहाँ उसकी, एंड इंडियन आइडल लेके आए।
सो तो you आई अब वी Indian गॉट Idol app हाँ लेके मैं आए लेके क्या? आया क्या इंडिया बात है। इंडियन लेके तो फॉर्मेट तो मुझे बहुत ये हमेशा था बिकॉज मैं तो इंडियन आइडल फॉर्मेट को आप डायरेक्ट करते थे, क्या करते थे? मैंने प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। अच्छा, सर फर्स्ट सीजन किया। ये स्टोरी भी तो सुननी पड़ेगी हाँ, आपसे। सर, इंडियन- चलो पहले इसको कंप्लीट करो ये जी next जी कहानी तो क्या सुनिए। हुआ कि तब बिकॉज राइटिंग डायरेक्शन करते करते मुझे हमेशा था कि मेरा कंट्रोल होना चाहिए, तो प्रोड्यूस करता हूँ ताकि कभी कभी कोई चीज़ आपको अपनी तरह से कहनी है तो आप प्रोड्यूसर होगा तो आपका फुल कंट्रोल आता है। एंड प्लस बिजनेस करने का ख्वाहिश था ही, तो वो उससे चालू हुई। बट लकी ये रहा कि मैंने शुरू में फॉर्मेट काफ़ी मैं लेके आया कांस जा जाके वहाँ, मतलब समझ में आया मार्केट लगता है। आई वाज द अर्ली वन हु मतलब अंडरस्टूड। मार्केट लगता है कैसे? सो जैसे आपका मिप टीवी एंड मिप कॉम साल में 2 बार वहाँ होता है, वहाँ सब टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस ब्रॉडकास्टर सब आते हैं। और अभी तो ऑनलाइन वगैरह हो गया, पहले तो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट करते थे कि ये फॉर्मेट है और उस रीजन के लिए या उस देश के लिए वो लोग बेचते थे कि इसमें आप ऑप्शन लेते हो, आप लेके आते हो उनको फॉर्मेट फीस जाती है पर एपिसोड, और यहाँ तो पैकेज डील होती है और कुछ प्रोडक्शन का मार्जिन भी उनको जाता है क्योंकि वो सक्सेसफुल फॉर्मेट है कितने सारे देशों में, इसलिए आप लेके आ रहे हो। सो इंडियन आइडल वाज वर्क एवरी, जैसे ये आपका बिग बॉस है, बाहर बिग ब्रदर है, बिग ब्रदर है। फिर- वो हु वांट्स टू बी मिलियनेयर तो आया है हाँ, यहाँ पे। KBC, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति भी तो है। तो वो बहुत, बिकॉज ये तो मैं ऐसे हमेशा बोलता हूँ कि 1940-45 से टेलीविजन को क्रैक करके बैठे हैं लोग। सोप कैसी होनी चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्डाइज कर दिया, सिटकॉम कैसी होनी चाहिए, इनोवेशन किया और मास प्रोडक्शन, बिकॉज एंटरटेनमेंट जो हॉलीवुड करता है कोई नहीं करता उस तरह से। अभी तो हम ऑफ कोर्स लास्ट 10-15 साल में हमने नहीं, दुनिया हमारा- को दिखा दिया। हाँ, अब अभी आगे हमने दुनिया दिखा दी। अभी आई थिंक 2005 के बाद जो चीज़ें बदली है, 2010 के बाद अब हमारे शो भी एट पार, मतलब इनसे कभी कभी नॉन फिक्शन शो तो उनसे बेहतर बनाते हैं हम लोग। अभी तो नेचुरली इंडिया का टाइम है और आगे भी बहुत अच्छा है। सो आई विल बी लकी, एंड मेरे को हमेशा ये भूख थी नया, जैसे आपने पहले बताया मुझे कि कंपनी कब बना ली थी आपने ऑप्टिमिस्टिक? 2001 जब मैं लाइन प्रोडक्शन करता था, तब ये ऑप्टिमिस्टिक जी सब ये सब जितने भी शो किए ऑप्टिमिस्टिक के बैनर में किए, ठीक है। फ्रॉम इंडियन आइडल टू इवन चलती का नाम, अंताक्षरी, ये सब। तब वो मेन प्रोड्यूसर नहीं था चलते का नाम, मैं लाइन प्रोड्यूसर था। फिर खुलजा सिम सिम से मेन प्रोडक्शन चालू किया, देन 100% वी यूज्ड टू प्रोड्यूस। आई थिंक तो खुलजा सिम सिम में न्यू फॉर्मेट था एक तरह से, मतलब पहले उस तरह का भी कुछ नहीं था। इंडियन आइडल करेक्ट। कॉमेडी सर्कस भी टेक्निकली आप ही का था नया, वो तो कहीं लाइव ही नहीं थे, वो तो शायद नहीं यार, जब होममेड था क्या, या वो भी फिर समझ में आ गया कि भाई ये लाओ, एंड में तो फॉर्मेट उनका है। मेरे साथ क्या हुआ, खुलजा अपन इंडियन आइडल लाए, यहाँ सब पहली बार रियलिटी शो क्या होता है, उसके पहले तो आपका सारेगामा सरगम जैसा गाना आता, सारेगामा आता था, बराबर है, जिसमें लोग गा रहे हैं। बट रियलिटी कि एक इंसान पे इन्वेस्ट करते हो, ये कहाँ से आता है, कौन से गांव खेड़े से आता है, कितना अच्छा गा रहा है, वहीं से चालू हुआ था, इंडियन आइडल से ही चालू हुआ सब कुछ। दैट वाज इनोवेटिव शो। उसके बाद जब इतना सक्सेस हो गया, अभिजीत सावंत और राहुल वैद्या, सो वो सब थे पहले, इतना सक्सेस हो गया, जो मेन कंपनी है फ्री मेंटल, वही आगे प्रोडक्शन हाउस खोल के इधर। देन आई रियलाइज, ये तो पता नहीं था, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ये बंदा ही आ जाएगा, गोरा आके बैठ जाएगा इधर कि हम खोल हम प्रोडक्शन करो, क्योंकि हमारा पहले तो फॉर्मेट मेरे ही फॉर्मेट है, अब चैनल को भी फॉर्मेट चाहिए क्योंकि चल गई। तो मैंने सोचा भाई अपनी फॉर्मेट बनाओ ताकि एटलीस्ट। और क्राइम पेट्रोल भी यूनिक तरह से आपने बनाया 2008 में क्राइम अरे इसका मतलब मैंने रियलाइज नहीं किया, मैं तो टीवी लेजेंड के साथ नहीं सर, बहुत सारी चीजें आपने और हम इनोवेट, हमेशा कंपनी का इनोवेशन रहा है। बालवीर पहला सुपर हीरो, पहला एक लाइव शो हुआ था राइजिंग स्टार, आपने अगर देखा होगा, शंकर महादेवन, दिलजीत दोसांझ, मोनाली ठाकुर, जहाँ वॉल पूरी ऊपर जाती थी। इट वाज इंडियाज फर्स्ट लाइव सिंगिंग शो, जहाँ ऑडियंस वोट करती थी कि आपको ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। इट वाज 4 सेकंड डिफर, मतलब गाना चल रहा है, आप वोटिंग कर रहे हो। हमारे साथ एक साथ 12 से 14 लाख गाने आते थे, वोटिंग आती थी, उसमें जो 69% से ज्यादा यस हुआ तो वॉल ऊपर जाती थी। इंटरैक्टिव सो दैट वाज द फर्स्ट। सो हम काफी चीजों में फर्स्ट करने में फर्स्ट भी किया और बेस्ट भी हुआ इधर से। वजह खुलजा सिम सिम फर्स्ट आप लेके आए, इंडियन आइडल फर्स्ट आपने किया, क्राइम पेट्रोल फर्स्ट किया, कॉमेडी सर्कस फर्स्ट किया, लॉन्गेस्ट रनिंग किड शो आपने किया। नहीं वो इकोसिस्टम बना सर, उसके बाद ही रियलिटी शो आए, उसके बाद कॉमेडी शो आए। तो सर ये आपकी क्रिएटिव जर्नी चल रही थी, फिर ये आपका बिजनेस ब्रेन, ये आप दोनों का मिलन कैसे हुआ, आप कैसे मिले, उसकी स्टोरी बताइए। राजेश भाई ब्रीफली आई थिंक 2014-15 में। सर आपका इससे पहले आप बताना चाहिए आपकी जर्नी। हाँ, तो आप पहले कहाँ थे? अपनी जर्नी पहले मैं अपना जवाब देगा, उसके जोड़ी फिर आपको जोड़ देते हैं। 2012 में थे आप। 2012 में राजेश भाई ब्रीफली आए थे, तब हमारा कुछ डिजिटल बनाने का प्लान था। तब मैं बहुत इंप्रेस था इनसे, बिकॉज इनका डेटा, इनका नॉलेज और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। बट वो वर्कआउट नहीं हुआ वो प्लान। फिर वो अलग हो गए। वो आई थिंक उन टाइम्स में उन्होंने टाइम्स ज्वाइन किया एज ए CEO, टाइम्स ग्रुप।
फिर 2019 में मुझे ख्याल आया, आई वाज डूइंग वेरी वेल, सब शोज बहुत अच्छे हो रहे थे और हम मुझे डाइवर्सिफाई का था कि फिल्में बनानी है, बिकॉज फिल्म राइटर था, जर्नी राइटिंग से शुरू हुई थी। तो रहना है तेरे दिल में का ओरिजिनल जो मिन्नले फिल्म है वो मैंने लिखी है, और रहना तेरे दिल में भी। तो मैंने 3 तमिल फिल्में लिखी, गुजराती आदमी होके। माधवन जो है, हम और माधवन साथ में कैरियर शुरू किए थे, तो हम दोनों साथ में स्ट्रगल करते थे, वो एज ए एक्टर। माधवन वहाँ चला गया और वहाँ अलाई पायुदे करके फिल्म बनी, वो मुझे लेके गया वहाँ। सो मैंने वहाँ 3 तमिल फिल्में लिखी, जिसकी यहाँ हिंदी में भी वर्जन बना। तो वो राइटिंग की जर्नी, सॉरी आपको जंप करके बता दिया। 2019 में मैंने सोचा कि हम मुझे OTT में बहुत फुल फ्लेज जाना है और TV उसमें जाना है और वॉल्यूम में जाना है, मतलब आई वांट टू डू अ सीरियस बिजनेस। सो देन फॉर होल द स्ट्रक्चर, बिकॉज एंड ऑफ द डे गॉड इज़ बीइंग काइंड, सब शो में कमाए भी, बट क्रिएटिवली मेरी ज़्यादा है। सो नेचुरली आप स्ट्रक्चर सोचते नहीं हो, आप प्रोसेसेस उतना सोचते नहीं हो, बहुत गट फीलिंग पे जाते हो। सर लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वाला गेम है पूरे। वो एक ब्रेन ही काम कर रहा है, दूसरे को करा तो छुट्टी पे जा भाई, फोकस देने दे इधर। तो 2012 की जर्नी में मुझे समझ में आ गया था कि राजेश नॉट ओनली, और हमारी लाइन में बिजनेस सिर्फ बिजनेस से नहीं होता, आपको कंटेंट को भी समझना पड़ता है, परखना पड़ता है। तो उनकी वो भी बहुत स्ट्रांग है कि कंटेंट समझते परखते, और प्लस बिजनेस साइड तो उनका स्ट्रांग है एंड बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड है। तो 2019 में मैं उनके पास गया और मैंने बोला राजेश जी आ जाओ, हाथ मिलाओ, अब बड़ा करते हैं कुछ। और 2020 में यार कोविड आ गया, तो ठीक है, तो सबके साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, सब हिल गए, बट आई थिंक इट्स दुनिया हिल गई, फिर आप मिल गए। तो ये दैट वाज द थिंग। देन 2019 से तो कंफर्ट था, एक रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के लिए। ठीक है सर, तो क्या विजन के साथ आप आए, क्योंकि इस समय जो मानो आप काम कर रहे हैं ऐसे, और स्टूडियो भी काम कर रहे हैं, तो आपकी यूएसपी क्या है कि भाई हर बार नई नई चीज आ रही है, हर बार बेस्ट आ रही है, तो बाकी सबसे एक अलग यूएसपी की होती है ना, ब्रांड क्या, व्हाट इज द ब्रांड, क्या सोच के, क्या विजन के स्टार्ट किया, और अभी क्या थीम पे काम करते हैं आप? तो मेनली देखो सर, इनोवेशन हमारा ऑप्टिमिस्टिक का 2 चीज़ हमेशा रही है। ठीक है कि वी डे टू डे लाइफ में, जैसे आपने पहले भी बताया ना कि आप एकदम क्यूरियस रहते हो, हर चीज़ जानने की जिज्ञासा है, तो हम लोग अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। मतलब हम रोज़ भगवान को मैं 100 बार थैंक यू बोलता हूँ कि जो काम मुझे पसंद है उसी को आमदनी का माध्यम बना दिया, इनकम का मीडियम बना दिया, उससे नसीब वाला ही हो सकता है जिसके साथ हो। तो एक तो बहुत पैशन के साथ करते हैं, और इनोवेशन है हमारी। अगर आप फिल्में भी देख ले आप, तो हर सब्जेक्ट में नयापन है। हमारी सीरियल उठा ले आप, सजन रे झूठ मत लो, क्या हाल मिस्टर पांचाल, 1 मैन विथ 5 वाइफ्स, बहुत अच्छा मैसेज उसमें, कैसे क्या। सो हर सब्जेक्ट, हर नॉन फिक्शन, फिक्शन, इनोवेशन। तो इनोवेशन इज द एंड ग्रोथ एंड वॉल्यूम। ऑफ कोर्स वी वांट टू डू अ लॉट मेनी थिंग्स इन अ फिल्म। तो आई थिंक दैट गिव्स अ एज। हम क्योंकि हम टीवी जानते हैं, तो हमको आम जनता को क्या पसंद है पता है, हम वॉल्यूम कर सकते हैं। हम फिल्म में आए, हम नए नए सब्जेक्ट लेके, तो हमको फिल्म में भी वो ग्रोथ। नहीं भी सर, आपका एक OMG2 करके जो आपने फिल्म प्रोड्यूस की, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट था, मतलब उस पे काफी विवाद व बवाल भी हुआ, लेकिन जिसने पिक्चर देखी अप्रिशिएट ही किया भाई, यार चीज तो जोरदार, बहुत ही बढ़िया सर। वो सेक्स एजुकेशन को आप फैमिली सेटअप में लेके आओ और मैसेज भी पहुंचा दो। और डिप्लोमेट भी सर वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी, मतलब वो मुझे, मतलब लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसी चीज निकलेगी, पर जो भी देखने गया अमेजिंग। प्लीज। सो मेरा बैकग्राउंड ये रहा है कि आई बीन यू नो इन द कॉर्पोरेट साइड विद इन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आई थिंक एक बात बहुत क्लियर थी जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, मतलब यू नो जब मैंने MBA अपना कंप्लीट किया, तो वन थिंग आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे मीडिया एंटरटेनमेंट में ही आना है, मतलब देयर वाज नो अदर करियर ऑप्शन। इनफैक्ट मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी लिंटास में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि उस टाइम बहुत टॉप रेटेड एजेंसी थी, बट वो मैंने जॉब एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि मैं वॉज वेरी क्लियर कि मैं मीडिया में ही जाऊँगा। एंड देन एज लक वुड हैव इट, आई स्टार्टेड विथ सोनी म्यूज़िक। मतलब पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री से मैंने अपना करियर शुरू किया, एंड 6 साल मैंने वहाँ था। उसके बाद देन आई मूव टू यूनिवर्सल म्यूज़िक ग्रुप, and so about 9 to 10 years I sort of worked in the music industry, and then you know I wanted larger understanding of the whole media entertainment sector. तो अब म्यूज़िक में 10 साल आपने कर लिया, आप मतलब वेरियस रोल्स कर लिए, लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच के, अब ग्रोथ कहाँ। So then that's the time I moved to broadcasting. I moved it to Star, which is Disney Star now. So and I was one of the few ones who started very very early in digital business, because जब मोबाइल वैस उस टाइम टेलीफोन रिंगटोन, वो तब से मैं यूनिवर्सल के टाइम भी वो बिजनेस में, मतलब यू नो आई वाज ड्राइविंग दैट। And Star में I joined in the digital vertical of Star, okay, and मतलब right from doing telecom के साथ बिजनेस, टेलीकॉम ऑपरेटर, वॉइस बेस्ड सर्विस, SMS शॉर्ट कोड तब आते थे उस टाइम पे, यू नो 7827 स्टार का होता था।
एंड जो आप हॉटस्टार देख रहे हो वो हमने उस टाइम पे एक ऐप लॉन्च की थी कॉल्ड प्लस, यू नो, इट वाज अ मोबाइल ऐप जो आपके प्रोग्राम हर नेटवर्क के अंदर कोई भी शो जब ख़त्म होता है टीवी पे तो उसकी एक 30 सेकंड से 60 सेकंड की हम क्लिप विद इन 1 आवर और 2 आवर्स हम डिलीवर करते थे, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 to 2006 and 7. So it was very early in that sense. So I got great experience in digital. Then from Star I moved to Eros. मुझे फिल्मों का शुरू से शौक था, यू नो, आपके जैसे हर फिल्म देखते हैं, हर फिल्म देखता हूँ मैं, कोई मतलब भी वो अच्छी, ये नहीं है कि मैं बुरी, बिजनेस original, में उसलिए नहीं, but ये पहले से ही, मतलब passion. ये पहले से ही है. तो इरोस वाज अ बिग जंप फॉर मी. आई मूव टू इरोस एंड आई जॉइंड देम एज अ चीफ डिजिटल ऑफिसर. मैं 1.5 साल में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रमोट हो गया. मैंने वहाँ पर मतलब डिजिटल में काफ़ी अच्छा हमने काम किया. OTT इंडिया की सबसे पहले OTT इरोस नाउ, उस पर काम करके वो शिप आउट की मैंने. उसके बाद देन यू नो आई हैड अगेन उस टाइम स्टार्टअप का बहुत फितूर था. तो मुझे भी लगा कि भाई मैंने भी अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है, रिलेशनशिप्स हैं, मतलब आई यूज्ड टू वर्क विद यूट्यूब, याहू एंड यू नो लॉट ऑफ दिस प्लेयर्स. तो दैट्स द टाइम यू नो ऑप्टिमिस्टिक के साथ उस टाइम मैं पहले जुड़ा था टू हैव अ स्टार्टअप कॉल O4 डिजिटल, और हमने तब साथ में काम किया था. O4 डिजिटल ऑल्सो डिड लॉट ऑफ यू नो इनोवेशंस. वी वर द फर्स्ट मल्टी चैनल नेटवर्क इन 2013. जो अब आपके में जो यूट्यूब पे मल्टी चैनल नेटवर्क होते हैं, वी गॉट सर्टिफाइड. बट अगेन यू नो वी वर नॉट एबल टू रेज द नेक्स्ट राउंड ऑफ कैपिटल बिकॉज WPP हमारा ग्रुप में वॉज आवर पार्टनर. वी वॉज नॉट एबल टू डू दैट. सो दैट्स द टाइम देन आई एग्जिटेड दैट बिजनेस अराउंड यू नो 3.5-4 साल काम करने के बाद. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप एज द CEO. सो आई जॉइंड and I used to report to Vinit Jain and the shareholders group to join as a CEO for Time Studio, which was a new vertical, new business to get into digital video. So the idea was कि हम सब ग्रुप कंपनीज के लिए डिजिटल वीडियो कंटेंट, ब्रांड्स के लिए ब्रांडेड कंटेंट ये सब बनाते थे, OTT के लिए कंटेंट बनाते थे. और तब उस टाइम MX प्लेयर लॉन्च हुआ था. तो मैंने कुछ 6-7 वो होते हुए उस टाइम 6 से 7 शो MX के लिए प्रोड्यूस किए, यू नो, थ्रू टाइम्स. एंड देन वो 2019 की बात है और तब हम मिले. सो मेरे लिए भी वो बहुत मतलब फॉर मी ऑल्सो द रीजन टू सॉर्ट ऑफ जॉइन हैंड्स विद हिम वाज दैट ऑफ कोर्स आई हैव ऑल्सो सीन हिज जर्नी, यू नो, मतलब ग्रेट रिलेशन, म्यूचुअल एडमिरेशन, और ऑब्वियसली इज बिल्ड अ वेरी स्केलेबल बिजनेस, यू नो, टॉप 2 टॉप 3 बिजनेस कंसिस्टेंट इतने साल से बनाना. उस टाइम 18 साल हो गए थे क्योंकि मैंने 2019 मतलब लगभग 7 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था इनको, राइट. तो कंसिस्टेंटली इतना बिजनेस बनाना टॉप 2 टॉप 3 में, एंड दैट टू इन इंडियन सॉर्ट ऑफ अ सेटअप, राइट. मैंने ऑफ कोर्स एंडेमॉल तब तक आ गया था, बैनीजे, फ्री मेंटल ये सब तो कर रहे थे. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था. और ऑल्सो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट था कि मैं एक बहुत चीज़ से क्लियर था कि टाइम्स में मुझे शायद फिल्में बनाने का मौका नहीं मिलता. यहाँ पर नॉट ओनली फिल्म, डिजिटल, यू नो, एनिमेशन, पैशन पूरा फॉलो यहाँ पे हो जाएगा. मैंने बिकॉज आई मीन दैट वाज अ हाई पेइंग जॉब एज अ CEO ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप. जो इतना बड़ा ग्रुप है उसको छोड़ के वो डिसीजन भी मेरे लिए सही बात है. वो एक ऑब्वियसली इन पे भी ट्रस्ट था, काम पे तो ट्रस्ट था, इन पे भी ट्रस्ट था, इसलिए वो प्लंज ले लिया. एंड आई थिंक इट हैज ऑब्वियसली पेड अप क्वाइट वेल. सो आई थिंक उसमें दो 30 सेकेंड और बात करूंगा. जो मैंडेट जो था ना, जो मैंडेट हमने दोनों ने जो एक अंडरस्टैंडिंग की थी, तो मैंडेट एसेंशियली जो मेरे को एक्साइटमेंट थी कि आई एम गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म और डू अ ट्रांजिशन ऑफ अ ट्रेडिशनली TV कंपनी, ओके, इनटू अ फुल फ्लेज मीडिया कंपनी, जहाँ पर हम नॉन IP से हम IP की जर्नी करेंगे, जहाँ हम IP ओनरशिप में जाएंगे, हम वर्टिकल वाइज एक्सपांड करेंगे, हम टेक एनेबल करेंगे कंपनी को और डिजिटल फर्स्ट फोकस करेंगे. एंड आई थिंक दिस वाज अ मैंडेट व्हिच वी साइंड अप एंड हियर वी आर. एंड ऑल्सो to make it corporate, to make it structured, governance ready, audit ready system, and ultimately be IPO ready. So that was the vision, and that was an upside for me, you know. Otherwise there was no reason to, you know, कि अपना आप छोड़ के आप यहाँ पर आ जाओ. भाई तो इतनी आप- हाई पेइंग जॉब कोई इक्विटी के लिए छोड़ेगा. हाँ, तो वो उसके अलावा कोई नहीं छोड़ेगा. वो स्ट्रक्चर भी और वो एक जर्नी इंटरेस्टिंग. सर आई हियर यू, समझ रहा हूँ. सर एक चीज है, टीवी से स्टार्ट किया था, फिर आपने OTT पे आए, मूवी पे भी आए, तो ये मल्टी फंक्शन हाँ जी, स्ट्रेटजी तो होगी. एग्जैक्टली. प्लीज. हाँ, तो इसमें USP का जो आपने सवाल हाँ. पूछा था, जो सर ने बताया, तो इसमें USP और एक है जो विच वी फील इज अ बिग डिफरेंशिएटर. अगर आप
कोई भी टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी देखेंगे, राइट, बहुत लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं बट ये स्केल पे नहीं है. सो वी आर द ओनली कंपनी हु डज टेलीविजन. जैसे टेलीविजन के अंदर फिक्शन नॉन फिक्शन भी हम करते हैं, हम फिल्म्स भी करते हैं, हम OTT भी करते हैं, और हम डिजिटल में भी अपने आप को हमने ऑब्वियसली वी हैव येट नॉट सॉर्ट ऑफ शिप्ड आउट, बट वी आर रेडी विद बीइंग फुल्ली टेक एनेबल्ड एंड डिजिटल फर्स्ट, एनिमेशन फोकस. सो आई थिंक दिस मल्टी फैसेटेड मल्टी प्लेटफॉर्म जो इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द बिग USP विच विल सॉर्ट ऑफ टेक अस थ्रू आगे फ्यूचर में जो बिल्ड करेंगे. अभी कोई नहीं है प्रोडक्शन. हम भी कभी कभी सोचते हैं कि कौन है प्रोडक्शन हाउस. फिल्म वाले फिल्म बना रहे, टीवी वाले टीवी बना रहे. क्योंकि आप ये यहाँ पे भी यूनिक और फर्स्ट हो गए, क्योंकि टीवी वाले सही बात है, टीवी वाले टीवी बना रहे हो, मूवी में नहीं है, मूवी वाले टीवी में नहीं है, आप शायद दोनों में है ना, और OTT में भी है बाकी चीज़ें. तो सर एक कॉस्ट प्लस मॉडल पे भी आप काम करते हैं, IP बेस पे कर रहे हैं, तो अभी आपका इसमें सेग्रीगेशन या रेशियो क्या है, या फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटजी क्या है, IP पे फोकस है या कॉस्ट प्लस, या दोनों करेंगे? सो अगेन जैसे USP ये है मल्टी सेगमेंट मल्टी वर्टिकल. सो मैं जो बोल रहा हूँ कि हम टीवी तो हमारा बिजनेस है, जो कॉस्ट प्लस मार्जिन है वो कहीं नहीं जा रहा है, ब्रेड एंड बटर है, वो चलता रहेगा. वो अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ भी नहीं, ये सब क्या बोलते हैं, हम सब कॉम्प्लीमेंट्री है. सो टीवी जैसे मैंने बताया, टीवी तो हम करेंगे कंटिन्यू टीम, करेक्ट, वो कॉस्ट प्लस मार्जिन है. OTT भी हम करेंगे, दैट्स अगेन कॉस्ट प्लस मार्जिन. जो बिग शिफ्ट है जो हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, करेक्ट, वो बिग शिफ्ट है टुवर्ड्स मूविंग इनटू IP बिजनेस. आज जितनी भी हमने फिल्में बनाई है, वी ओन द पार्ट ऑफ द IP ऑफ दैट, बिकॉज वी हैव मोनेटाइज दैट. सो पार्ट ऑफ द IP इज ऑब्वियसली विद द स्टूडियो, और पार्ट हम ओन करते हैं अभी. और जैसे मान लीजिए अभी डिप्लोमेट है, डिप्लोमेट 1 डिड क्वाइट वेल, क्रेडिबिलिटी वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, या ओ माई गॉड 2 है. अब ये जैसे इन सब पे काम हो रहा है, डिप्लोमेट 2 पे हम काम कर रहे हैं, राइट. तो ये आप क्यों कर सक रहे हो, क्योंकि आज आप IP रिटर्न कर रहे हो, राइट. अब इसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू है. डिप्लोमेट 1 डिड क्वाइट वेल, आई मीन ऑल्दो इट डिडंट क्रैश द बॉक्स ऑफिस, बट बहुत अच्छा उसने बिजनेस किया, रेस्पेक्ट बहुत मिली. अब जब हम डिप्लोमेट 2 जब करेंगे तो ऑब्वियसली उसका अपना एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, करेक्ट. तो ये फिल्म बिजनेस है. डिजिटल में हम जब मूव कर रहे हैं, डिजिटल में जैसे हमने बात की थी कि YouTube इज़ नाउ न्यू TV, राइट. तो अब YouTube में हम अपने प्रोप्राइटरी चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर हम एनिमेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं. एंड वी आर स्टार्टिंग विद बालवीर. हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग IP है और उसके एनिमेशन राइट्स हमारे पास हैं, तो हम उसके अराउंड एक पूरा यूनिवर्स बना रहे हैं, और जो हम डिजिटल पे फर्स्ट एक्सप्लॉइट करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स उसके अलग वर्जन्स हैं, मतलब वो उसके एनिमेशन बेनिफिट होते हैं ना आपको, एनिमेशन की मर्चेंडाइज में जा सकते हो, लाइसेंसिंग मर्चेंडाइजिंग है, उसकी एनिमेशन की पिक्चर बन सकती है आज. भाई बालवीर का तो गेम्स भी आ सकता है बच्चों के, और उसकी मर्चेंडाइज निकल सकती है. वही प्लान है, वही प्लान है. सर ये जो आपकी दो सवाल है, एकदम प्रॉपर कॉर्पोरेट वाले सवाल है सर. अभी आजकल जो बिजनेसमैन हैं या बड़े लोगों का मन फिल्म मेकिंग की तरफ बन गया है क्या? क्योंकि मेरे को भी इंडस्ट्री में बहुत सारी डील सुन रहा हूँ मैं. जैसे इंडस्ट्री में अभी मान लो करण जौहर जी की डील हुई, अदार पूनावाला जी बोले साहब इसमें शेयर है, फिर रिलायंस ने कुछ डील्स की हैं, अभी सारेगामापा की कुछ डील हुई है. तो ये इस इंडस्ट्री में बहुत सारी डील्स हो रही है, तो कुछ ऐसा हो रहा है क्या जिससे हम अपरिचित हैं? क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री में? आप अपरिचित नहीं हो, आपने सब सुना दी. मैं एक और डील बताता हूँ. ये कभी रिसेंटली यूनिवर्सल म्यूजिक ने 30% इक्विटी स्टेक ली है एक्सेल में, जो कि बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस है. सो ये क्लियर एक शिफ्ट दिख रहा है. MX प्लेयर की भी डील हुई ना, तो अमेजॉन में खरीद लिया है. वो एक OTT प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया, राइट. वो एक OTT प्लेटफॉर्म है जो MX ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया. अब ये सारी आप जो डील्स बोल रहे हो, ये सब इंस्टीट्यूशनल का जब पैसा आता है कहीं से भी, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली आए. मतलब आज यूनिवर्सल म्यूजिक एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिग म्यूजिक कंपनी है, मेरी एक्स कंपनी है, ठीक है. अब वो दे आर ऑब्वियसली सीइंग स्ट्रेटेजिक वैल्यू कि इंडिया इज अ बिग ग्रोथ स्टोरी, इंडिया इज अ बिग मार्केट, और यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म वैल्यू देख रहे हैं. अब वो म्यूजिक में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन फिल्म्स. सो सिमिलरली ऑल अदर इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, जियो ने सिखिया में अभी इक्विटी स्टेक लिए 50.1, राइट. तो ये सब जो डील्स है, दिस इज ऑल वेलकमिंग डील. दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट देयर इज ग्रेट बिलीफ इन द इंडिया स्टोरी, ग्रेट बिलीव इन आवर कैपेबिलिटी ऑफ टेलिंग ग्रेट स्टोरीज. और अब मार्केट बॉलीवुड को हमको करेक्ट करना है, मतलब हमें वो इमोशनली ऑडियंस से कनेक्ट करना है, हमें वही स्टोरी, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था
था कि इंटेलिजेंस को चैलेंज नहीं करना है, यू नो नाउ इट्स टाइम, बिकॉज ओटीटी ने इतना एक्सपोजर दे दिया है, आप मतलब आप बेतुकी कहानी बोलोगे उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? हमने वो सस्पेंस एक्सपीरियंस कर लिया मलयालम मूवी में या कोरियन मूवी में कि अब तुम्हें उससे टक्कर का सस्पेंस दो, नहीं तो नहीं। हमने हॉलीवुड में एक्शन देख लिया है, हमको वीएफएक्स पता है क्या होता है, अब हमें फालतू वाला वीएफएक्स मत दिखाओ, हम नहीं मानेंगे। और इकोनॉमिक्स चेंज होनी है, स्टार सेंट्रिक से हमें मतलब जो कि हो रहा है, राइट, इन दैट सेंस। सो तो आई थिंक ये सब मतलब बॉलीवुड इज नॉट कोलैप्सिंग, इट इज गेटिंग करेक्टेड इन आवर व्यू, राइट? एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है हर जगह पे कि इनकी वैल्यू प्रपोजल समझ रहे हैं। पहले एक होता था ना बॉलीवुड, और लोग अभी स्ट्रक्चर पे काम भी कर रहे हैं स्टूडियो के जैसा। पहले क्या था, इंडिविजुअली था कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर चला गया, फिर वो प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया, वैसा नहीं रहा। और मार्केटिंग में सिस्टमेटिक हो गया, ऑर्गेनाइज्ड हो गया। मार्केटिंग भी ना, आप फोर्सफुल मार्केटिंग नहीं चलती है, आप वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी पिक्चर अच्छी है और यू नो आप भले आपने बहुत बड़ी मार्केटिंग नहीं की हो, बट इफ इट डज वेल इन द फर्स्ट वीक और ओपनिंग और लोगों को पसंद है, तो सर ऑल्सो क्या है ना कि इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर लोकल कॉन्टेंट आफ्टर यूएस। हम ही ऐसा देश है, मतलब यूएस में कॉन्टेंट बनता है लोकल अंग्रेजी में और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट कंट्री जहां पर लोकल कंटेंट बहुत बड़े पैमाने पे बनता है और ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। इंडियंस हर जगह बैठे हैं तो वो तो इंडियन डायस्पोरा है, प्लस जैसे ओटीटी के थ्रू अब आप सब टाइटल के थ्रू, डबिंग के थ्रू, अगर हम बैठ के मलयालम, कोरियन, रशियन, अगर पिक्चर स्पेनिश, आज मतलब मनी हिस्ट जैसा शो इतना पॉपुलर हो जाता है, वो किसने सोचा था? सही बात। तो हमारा भी तो कंटेंट वहां चलता है। आपकी दंगल चाइना में चली 2015 करेक्ट। रशिया में कितना कंटेंट जाता है। तो ये सब जो इंटरेस्ट है ना, आई थिंक जो कॉर्पोरेट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, जो आपका सवाल था एक्विजिशन क्यों हो रहे हैं, आई थिंक ये बहुत वैलिड रीजन है यू नो इसको ग्रो करने का। और अगर आप ये कंपनीज की आप मार्केट कैप भी देखेंगे, जो एटलीस्ट म्यूजिक कंपनीज हैं, चाहे वो टिप्स हैं, सारे गामा हैं, मतलब दे आर गोइंग आउट ऑफ द रूफ, राइट, इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप ऑन, ये सब लिस्टेड एंटिटीज हैं। तो अब जब इतना इन्फ्यूज कैपिटल है, तो दिस बिजनेस हैज टू ग्रो, बिकॉज मूवी एंड म्यूजिक आर लिंक्ड, यू नो, इन आवर कंट्री। मतलब आप जब तक गाने नॉन फिल्म तो चलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया, बट एट द सेम टाइम गाना मतलब जो सैयारा में जो गाना अगर हिट हो गया तो पिक्चर भी चल जाती है। और सर वो एक मूवी थी जो परम सुंदरी थी, वो सिर्फ एक सोनू निगम के गाने से हॉल भर गया। बिल्कुल एक गाने के चक्कर में हॉल भर गया है। एब्सोल्युटली राइट, है ना कि भाई ये गाना देखेगा, आगे पीछे पिक्चर का नहीं पता, गाना देखते जा रहे हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। चलो सर, आप अब लास्ट क्वेश्चन से पहले, आपके टी सीरीज और गूगल से कोई डील्स हैं, वो क्या डील्स हैं? तो आई थिंक वो वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, और 2022 में हमने एक 7 फिल्म स्लेट डील अनाउंस की, ठीक है, टी सीरीज का, कि हम 7 पिक्चरें जो आइडेंटिफाइड थी उसमें मोरलेस, कि हम साथ में मिलके नेक्स्ट 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे जब रेडी होंगी बनाएंगे। अब वो उसमें से हमने लगभग 5 पिक्चरें हमने बना ली, कंप्लीट किए। टोटल हमने 6 बनाई है। एक हमने ओ माय गॉड 2 बनाई है, वो हमने यू नो अक्षय सर की कंपनी के साथ प्रोड्यूस की है। 5 हमने जो बनाई है टी सीरीज के साथ, यू नो मूवीज लाइक डबल एक्सेल, खेल खेल में, डिप्लोमैट, देन विकी विद्या का वो वाला वीडियो, फिर एक डियर जस्सी, एक बहुत बड़े एक्लेम्ड इंटरनेशनल डायरेक्टर है तरसेम सिंह, उन्होंने डायरेक्ट की है। वो पिक्चर अभी फेस्टिवल्स में राउंड कर रही है और ये साल में थिएटरिकली रिलीज होगी इंटरनेशनली। तो ये उनके साथ हमारे यू नो स्ट्रक्चर हमने 2022 में बना के अनाउंस कर लिया था। उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ये एक एज अ स्टूडियो है, जो मैंने आपको मॉडल पहले समझाया था कि हम प्रोड्यूसर हैं, हम आइडिया सोचते हैं, हम राइटिंग करवाते हैं, स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, एक्टर्स को लॉक करते हैं और उनके पास लेके जाते हैं, एंड दे कम ऑन बोर्ड एज द स्टूडियो टू फाइनेंस इट, to market it, to distribute and to monetize it, and in a equal in a structure which is project to project, but in a very meaningful structure where both of us own the IP. So ये टी सीरीज का है लार्जली इन द फिल्म बिजनेस, प्लस ऑल्सो टी सीरीज क्योंकि उन्होंने हमें वो यू नो एक शिद्दत देखी और एक देखी कि ये इतने डिफिकल्ट मार्केट में ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि डिलीवर भी कर रहे हैं, टाइम पे सब चीजें हो रही हैं, और ऑब्वियसली क्वालिटी। सिनेमा में तो नए थे, तो उन्होंने वॉल्यूम देखा कि भाई क्वालिटी काम, स्ट्रक्चर काम, वॉल्यूम लंबे समय और ये सब हम कर रहे थे जब हम अपना टीवी का काम भी चालू है। टीवी ऐसे नहीं कि टीवी हमने साइड लाइन कर दिया, टीवी में उतना ही बिजनेस आ रहा है, उतना ही स्केल हो रहा है, वही लाफ्टर शेफ चल रही है,
वही ग्रोथ हो रही है, और उसके साथ साथ में हमने पूरा ये वर्टिकल खड़ा कर दिया, ठीक है। हम साथ में OTT पे वेब सीरीज, 2 बड़ी हमने वेब सीरीज बनाई है। तो ये ऑब्वियसली इससे पता लगता है कि यू आर केपेबल, यू हैव द एबिलिटी टू रन अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस सेगमेंट एट द स्केल एंड साइज। सो आई थिंक दैट गॉट देम ऑल्सो इंटरेस्टेड, एंड देन ये उसी टाइम हमारी बात होगी थी कि हमने अपने प्लान शेयर किए थे कि एट सम स्टेज वी विल बेसिकली गो द रूट ऑफ वील गेट IPO बाउंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये इसलिए अब दे वर वेरी इंटरेस्टेड, एंड ऑफ कोर्स वी वर ऑल्सो वेरी interested to get them on board. So they have come on board as a strategic investor. So T-Series is one of our investor in the company, and they hold a minority stake, but a decent sort of equity in the company. And उससे 2 चीज़ें, एक obviously strategic है, तो साथ में इंटेंट है कि काम करना है, साथ में काम करेंगे। वो एक पूरा हमारा लाइनअप है उनके साथ, जो हम अब आप कुछ ही महीने और कुछ ही सालों में आप देखोगे वो सब चीज़ें बाहर आएंगी, एंड साथ में मिलके हम मार्केट को एड्रेस करेंगे, साथ में मिलके OTT वर्टिकल, वेब सीरीज से लेके डायरेक्ट टू डिजिटल फिल्म से लेके थिएट्रिकल फिल्म्स हम सब साथ में बनाएंगे। सो ये एक पूरा T-Series का एक मॉडल है, T-Series का स्ट्रक्चर है। T-Series मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना बड़ा एम्पायर है, राइट, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिल्म हो। तो वो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी, मतलब मुझे लगता है उपलब्धि है हमारे लिए। एंड T-Series बोर्ड पे है तो आपको वैसे ही एक क्रेडिबिलिटी, वैसे आपकी अपने आप में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। T-Series के आने से वो डबल डाउन होता है। सो वो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, दैट वाज नॉट, आई मीन दैट्स नॉट ग्रोथ कैपिटल। आई थिंक द रियल वैल्यू इज आज उनकी जो डिजिटल अंडरस्टैंडिंग है, आज उनकी डिजिटल अंडरस्टैंडिंग है। यूट्यूब में दे आर द नंबर 1 नंबर 2 चैनल इन द वर्ल्ड। सो जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगे, रिलेशनशिप्स मिलेंगे, आई थिंक दे आर इनवैल्यूएबल। वो हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये रहा, ये मतलब ये T-Series की डिस्कशन है। फिर गूगल से भी हमारे जो स्ट्रक्चर है, सो एसेंशियली जैसे मैंने बताया कि मल्टी जो विजन है, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टी सेगमेंट है, जिसमें डिजिटल फर्स्ट फोकस है, टेक एनेबल्ड एंड डिजिटल फोकस। सो हमने अभी गूगल एंड मतलब अब AI की दुनिया में आप जब एंटर कर रहे हो, आप AI के साथ मिलके काम नहीं करोगे तो then you are not talking about the growth story, right? And AI clearly is an enabler. So we are working very closely with Google. In fact, हम कुछ ही चुनिंदा लोग थे ग्लोबली जिसमें गूगल ने हमें प्रिफर्ड पार्टनरशिप ऑफर की थी, हमें एक्सेस दिया था अर्ली उनके प्लेटफॉर्म का VO3 का, ठीक है, जो कि एक AI जनरेटिव AI का प्लेटफॉर्म है। और उस पर हमने गूगल के साथ मिलके, उनकी टीम्स के साथ काम करके हमने एक अपना ऑप्टिमिस्टिक का एक अपना खुद का टेक प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, हमें AI कंटेंट जनरेट करने में मदद करेगा, कंटेंट को मैनेज करने में, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और वहीं से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट और कंटेंट को बना के मार्केट करेंगे, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू नॉट ओनली मेक कंटेंट फास्टर, उसको हम जल्दी से मार्केट कर पाएंगे, शिप आउट कर पाएंगे, और उसको ऑब्वियसली हम अच्छे तरीके से मोनेटाइज कर पाएंगे। सो ये एक गूगल की पार्टनरशिप के साथ हमने अपना एक इन हाउस प्रोप्राइटरी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एंड AI प्लेटफॉर्म बना लिया है। मतलब ये अगले 5 साल के बहुत सारी चीजें आने वाली है, वॉच आउट रखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। 5 साल भी नहीं सर, ये तो बन चुका है। ये तो जैसे मतलब अभी मतलब एग्जीक्यूशन होना चालू होगा, सब बन गया। बट यू आर राइट, वी आर वेरी एक्साइटिंग टाइम फ्रॉम ऑप्टिमिस्टिक, एक्साइटिंग टाइम। सर अब आते हैं आपके राइटिंग्स के ऊपर और कुछ जो इंडस्ट्री में चीजें चल रही है उसके ऊपर। पहली चीज सबसे पहले सर, अभी बाहुबली के बाद से आपको ऐसा लगा भाई रीजनल सिनेमा का भयंकर राइज हो गया? वो बाहुबली भी चल गई, RRR भी चल गई, KGF भी चल गई, और अभी जो सब तरह की जो चीजें हैं उधर से आ रही है, काशी वाला भी चल रहा है, सबसे बड़ा चल रहा है। तो ये ऐसा क्या हुआ पिछले 5-10 सालों में कि रीजनल जो एकदम गायब था एकदम प्लेटफॉर्म पे आ गया, इनफैक्ट ग्लोबल हो गया? आपको क्या लगता है इस पे क्या है? सर 2 कारण है इसके। एक तो कोविड के दौरान जब लोग ज़्यादा OTT देखने लगे तो काफ़ी एक्सपोजर हो गया, और एक्सपोजर की चीज़ ऐसी है कि जितना आपका एक्सपोजर है उतना आपका दिमाग खुलता है। दिमाग खुलते तो आप नए कंटेंट को इतना वेलकम करते हो। फूड के साथ भी जाता है। शुरू में ऐसा अपने को पास्ता अच्छा नहीं लगता है, जैसे टेस्ट डेवलप लगता है तो अपने आज पास्ता खाए, कल आज ये कहे, पहले तो कहाँ होता था 20 साल पहले जब मैं तो। सो ये चीज़ें आपके डेवलप हो जाती है, तो उसमें कंटेंट का एक्सेप्टेंस शुरू हो गया। ओके, क्योंकि हमने कोरियन कल्चर का देखा तो हम क्यों नहीं केरला का कल्चर का कुछ देखें। ओके, सो वो एक हुई। दूसरी चीज़ है ना सर, जो बाहुबली से लेकर कांतारा तक उन्होंने सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिया। ओके, तो आपका या तो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, शायद मुझे वो कल्चर पता नहीं हो, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, या तो इमोशन यूनिवर्सल हो। तो जैसे लालो फिल्म है,
तो उसमें जो भगवान आके मदद करते हैं यूनिवर्सल है। एक दशावतार करके मराठी फिल्म है जिसने बहुत अंधाधुंध धंधा किया, आपने देखी दशावतार? नहीं, दशावतार सर प्लीज़ देखिए, अभी आई थिंक ZEE5 पे है, देखिए। और उसमें सर कितने साल का हीरो है? 85 years old। ओके, ही इज़ टेकिंग रिवेंज। बहुत महाराष्ट्रियन, बहुत लेजेंड एक्टर है सर। 100 करोड़ के ऊपर धंधा किया। तो बाईपन भारी देवा, ये फिल्म में 100 करोड़ से ऊपर दी है। छोटी छोटी फिल्में 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की। सर मैं एक मूवी हॉल में देख के आया था, असम की थी, दमन। हाँ, वो मलेरिया से जो डेंगू मलेरिया, मैं हॉल में देखने गया था, मैं कहा भाई क्या चीज बना दी। तो नहीं, वही कंटेंट यूनिवर्सल हो और नॉवेल्टी हो। जैसे केरला की फिल्म में, मलयालम फिल्म में देखो क्या नॉवेल कंटेंट लेके आते सर। सो ये लोग नॉवेल्टी के भूखे हो गए, क्योंकि ये बिकॉज एक्सपोजर उनका बढ़ गया, और प्लस कंटेंट यूनिवर्सल। तो मैं बोलता हूँ कि अभी रीजनल बोलने के लिए लैंग्वेज है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा एक पूरा इंडिया अपना इतने सालों से कर रहे थे, 10 साल में कुछ फट गया मार्केट इकोसिस्टम। सिनेमैटिकली पहले इतना सिनेमैटिक नहीं था, अब तो ग्रैंड बन रहा है, तो फर्क पड़ रहा है। और ये सब अनसीन वर्ल्ड्स दिखाते हैं ना, मतलब जो वर्ल्ड भी बनाते हैं वो लोग, वो कभी देखी नहीं है, जैसे वहीं से नॉवेल्टी आती है ना। या तो ग्रैंड देखो, या तो आपके इमोशन को छू जाए, जैसे लालो या दशरथ, दोनों इन्होंने किया। यहाँ अच्छा सर, बॉलीवुड भी, अच्छा ये 10 साल जैसे इनके अच्छे समय गया है, बॉलीवुड का उस समय उतना सही नहीं गया। अभी नेगेटिविटी काफी हुई, स्टार कल्चर पे काफी बातें हुई, कहने भी डिस्कनेक्ट हो गया, ऑडियंस कुछ और चाह रही है, कुछ और दे रहे। तो ये क्या लगता है, बॉलीवुड जो अभी स्ट्रगल कर रहा है या रिस्ट्रक्चर हो रहा है, क्या कमी है और क्या सुधार हो रहा है जो आपको लगता है इंटरनली? सर रिस्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हो गया, आप सोच सकते हैं। ठीक है, यस, 3-4 साल ऐसे गए, 4 साल कोविड के तुरंत ही बाद। तो पहले सोची भी थी, कोविड ने पूरे लोगों का विचार ही बदल दिया है, सोच ही बदल दी है, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गया है एक दूसरे पे, मतलब जिंदगी अभी सडनली लोग, जो आपने देखा होगा कि टूरिज्म कितना बढ़ गया। ओके, डेस्टिनेशन वेडिंग बढ़ गया, कुछ सबको लगा सारा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जी ले अभी, आज ही जी ले। सो ये जिसके पास पैसे नहीं वो भी खर्च करने लगा। तो वैसे ही सिनेमा का वो 2-3 साल के बाद पहले की बनी हुई फिल्म में लोगों को कनेक्ट नहीं की, रेजोनेट की, अब सब करेक्शन हो रहा है। अभी स्टार कल्चर भी आप देखो, ये 2025 में कितने नए लोगों ने अपनाया। सयारे वाला देखिए, एक दीवाने की दीवानी देखिए, आप देखेंगे तो कितने नए लोग। आजकल लोग ये नहीं देख रहे स्टार की मूवी तो जाऊंगा देखने, अगर मूवी में दम नहीं है तो उसको फ्लॉप करा देते हैं। और जो नया एवरेज हीरो है, अगर वो अच्छा करता है तो उसको एड कर देते हैं। आज कंटेंट की भूखे हो गए, तो मुझे लगता है ये करेक्शन आ गया है। सर, और ये एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि अगेन ये परसेप्शन है। अगर मैं अभी डेटा से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप 2019 प्री कोविड का जब फुटफॉल्स बोलते हैं, हम एक बहुत बड़ा मेट्रिक है जो हम थिएटर में फुटफॉल्स कितने होते हैं, 90 to 100 मिलियन का फुटफॉल था प्री कोविड, रियल नंबर है। 2 साल ऑब्वियसली बहुत बड़ा ड्रॉप आया। 23 में वी केम बैक टू द सेम नंबर्स, राइट, एंड 24-25 में 4%, 5% ग्रो हो रहा है। करंटली हम जो ऑपरेट कर रहे हैं 80 to 83 मिलियन का फुटफॉल है, लास्ट ईयर का डेटा है। सो वी आर प्रीटी मच बैक टू द प्री कोविड टाइम्स। अगर आपकी कंटेंट अच्छी है, पिक्चर अच्छी है, लोग जा रहे हैं थिएटर में, मतलब वो, बट क्या वो पहले हो रहा था कि शायद बहुत सारी पिक्चरें देखते थे, पहले 10 पिक्चर में डिवाइड होता, अभी एक में जाते हैं। अब कम देख के पूरा उसको स्केल कर देते हैं। अब धुरंधर देख लीजिए, बॉर्डर 2, मतलब ऐसे भी हो गया ना कि यार ये तो नॉर्मल सी मूवी है, ओटीटी पे आ जाएगी। एग्जैक्टली, जो ग्रैंड है यार, धुरंधर तो वेट ही नहीं हो रहा, 2 महीना ग्रैंड देखना है तो वही जाऊंगा। 2 महीना रुक सकते हैं ना, ओटीटी में 56 डेज में ओटीटी लाइव कर देता है, हम रुक जाते हैं। अच्छा सर, एक और चीज है, जैसे अभी यहाँ पे आते हैं राइटिंग को लेके, आप कॉमेडी की राइटिंग करते हैं, आजकल एक विवाद, या उसको आजकल हर चीज में वो लोग अफेंड होते हैं। आजकल कुछ भी कहे तो आदमी घबराता है। तो ये हो गया, स्टैंड अप पे भी हो गया था, अभी आ गया। आजकल कह रहे हैं कॉमेडी, जो क्लीन कॉमेडी थी ना, पारिवारिक कॉमेडी, बोले यार वो नहीं हो गई, अब तो थोड़ी वल्गैरिटी या थोड़ा डबल मीनिंग वगैरह ज्यादा आ जाता है। तो ये इसको क्या, भी बीच में जावेद अख्तर का भी इसमें आया था कि भाई जिसको बात करना नहीं आता वो मिर्ची लगाने के लिए गाली बक देता है या डबल मीनिंग पे ले जाता है। इसको क्या कहते हैं इस ट्रेंड को, कि ये ज्यादा हल्ला मचा रखा है या रियलिटी है या क्या है, आपको क्या लगता है इस पूरे एपिसोड पे? सर मुझे लगता है टीवी में आज एक ही शो है जो शायद आप हो सकता है कि जो लड़ाई झगड़ा वाला शो है वो है बिग बॉस। उसके अलावा आप लाफ्टर शेफ से लेकर आप शार्क टैंक इंडिया देख लिए, अक्षय सर का भी जो नया शो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, वो पारिवारिक शो है टेलीविजन। बिग बॉस का कोर ही यही है कि कैसे आग लगाए, कैसे लड़ाई करे, कैसे एक दूसरे का कॉलर पकड़े, बिकॉज वो चलता ही उसी पे
उसी पे चलता है क्योंकि वो ही उसका कोर है। okay, वो लड़ाई झगड़े वाला इशू है। उसको छोड़कर टीवी में तो कहीं वल्गैरिटी आप कहीं देखने जाएं, अभी जितने भी है कहीं नहीं है। यस, यूट्यूब में है, जैसे राजेश ने कहा कि यूट्यूब एक नया चैनल हो गया है। सो यूट्यूब में बिकॉज इन्फ्लुएंसर लेड तो उसमें जो होता है तो उसकी ऑडियंस भी अलग है। सो अब मुझे नहीं याद है कि परिवार के साथ बैठ के आप टीवी में ऐसे शौक में आगे, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, आगे देख रहे हो। अभी तक तो अभी ऐसा नहीं। जितने भी शो है आप नॉन फिक्शन भी देख लीजिए, फिक्शन भी देख लीजिए, खाली बिग बॉस को छोड़कर, तो उसकी एक अपनी एक ऑडियंस है। नहीं वो तो खैर कॉमेडी भी नहीं है ना, कॉमेडी भी नहीं है। कॉमेडी में बात करते करते लाइन क्रॉस करने वाली ये बात नहीं है यार, ये क्या बात कर दी। तो वो जो आजकल वो जैसे जावेद अख्तर जी ने इस पे कहा था कि ये लेजी राइटिंग है, जिसको लिखना आता है वो सादा में हंसा देता है, और जिसको सादा में हंसाना नहीं आता वो डबल मीनिंग डाल देता है। तो ये तो लेजी राइटिंग है, इसलिए अदरवाइज तो होता ही है क्या, क्योंकि टीवी रेगुलेटेड है ना, टीवी में आप नहीं कर सकते, और डिजिटल और यूट्यूब रेगुलेटेड नहीं है। कुछ तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के नाम पे आप एज ए राइटर, एज ए क्रिएटर आप ले सकते हो एक लीप ऑफ फेथ लेके, आप जो मर्जी आपको ऑडियंस को बिल्ड करने के लिए करना है। सर एक चीज और है, ये आपसे विशेष सवाल, जैसे भी आपने बालवीर का एग्जांपल, आपने कहा 2000 एपिसोड बनाए, ये एक होती है ना क्रिएटिविटी, जैसे अपन कुछ नया बनाए। अब एक ही चीज जब चलती रहती है, अब 2000 एपिसोड बनाने, तो उसमें नयापन कैसे लाए, क्रिएटिव बर्नआउट ही हो जाता है कि यार अब क्या करें यार, अब ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, 500 एपिसोड तो बना लिया, अब नया क्या बनाए। तो वो थकावट आती है क्या, और आती है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये क्रिएटिव बर्नआउट जो होता है। सर फटिग तो नॉर्मल है, बराबर, हर एक को आता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर हम नए राइटर्स, नए ब्रेन जोड़ते हैं, या कोई नया विचार लेके आए। बिकॉज एक आदमी एक बार लिखने के बाद उसका भी लिमिटेशन आ जाता है, एक तो ह्यूमन क्रिएटिव वर्ल्ड है। नया बंदा कुछ नया थॉट लेके आया, अच्छा राइटर बदलता रहता है, राइटर बदलते रहते हैं। टेलीविजन राइटर का मीडियम है, तो राइटर बदल गए, कभी आपने पूरी नए 2-3 कास्ट इंट्रोड्यूस कर दी, तो आप देखते रहते हो नॉवेल्टी। और प्लस क्या फीडबैक मिलता है कि ये ट्रैक बहुत अच्छा चला, तो हमको लगता है इस टाइप का ट्रैक वापस लाएंगे तो वापस चलेगा, लोगों को मजा आएगा। एंड 2000 एपिसोड इसलिए चलता है कि लोगों को आदत हो गई अभी इनकी देखने की, तो कभी छोटी मोटी गलतियां माफ भी करते हैं, बिकॉज नाउ दे फेल इन लव विद द कैरेक्टर्स। आप अनुपमा के प्यार में हो, तो कभी एक एपिसोड बहुत धमाल हुआ नहीं हुआ, बट आप कभी छोड़ते नहीं देखना, क्योंकि आपकी हैबिट हो गई। तो हैबिट का गेम हो गया, और वो बनाते टाइम बर्नआउट आप राइटर चेंज करके आर्क बढ़ा के एंगल देके वैसे उसको कभी आउटडोर चले गए। अभी सेट में ही है, आपको लगा चलो भाई बालवीर को लेके जाओ न्यू मुंबई, और वहां उसने कैसे शिप को बचाया, वैसे कर तो वो वैसा कर लेते तो फर्क पड़ जाता सर। एक सवाल है सर, मेरे पॉडकास्ट का परमानेंट सवाल है ये, और आपके लिए तो विशेष हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आजकल 70 घंटे 90 घंटे होता है, और आपके केस में तो शूटिंग चालू हो गई तो पता ही नहीं, फिर तो 16 घंटे भी चलेगी, महीनों चलेगी, फिर कुछ भी होगा। आपके केस में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हो, आपके व्यू क्या है? आई थिंक नहीं होती हमारे लाइन में वर्क लाइफ बोले हम वही काम करते नहीं होते। तो फैमिली समझदार है लकीली दोनों की, जो संभाल लेती है हमको। और प्लस क्या है ना सर, वर्क लाइफ में काम को ही इतना पसंद करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं व्हाट डू यू डू टू रिलैक्स, आई सेड वर्क। काम ही इतना रिलैक्स दे देता है, इतना पसंदीदा काम है ना, इसीलिए। बट नहीं होती आपने हमारे, और जहाँ होती है बीवी को साथ में ले जाते हैं शूट पे, चलो शूट पे तुम भी चलो। वो अली फैजल है ना जो गुड्डू भैया हमारे, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने एक बार मूवी की थी फास्ट एंड फ्यूरियस, उसके चेक मेरे पास आज तक घर पे आते हैं, जिसमें तो उनका कैमियो टाइप ही था, मुश्किल से 2 सीन थे। तो वो ऐसा क्या सिस्टम है हॉलीवुड में? बोले यार वो मैं यहाँ पे इतना काम करता हूँ तो भी नहीं आता, वहां के 2 सीन का मेरे को आज तक पैसा आ रहा है। तो वो क्या होता है जो यहाँ नहीं हो रहा? ये क्या सर, ये वो रेवेन्यू शेयरिंग है आपकी एफर्ट के, हर एक्टर के साथ होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है ना, रेवेन्यू लीक्स नहीं सब होते हैं। सब एक्टर के साथ होता है कि इतना धंधा किया, उसके बाद जो रिपीट बिजनेस होते रहेगा, रिन्यू होते रहेंगे, तो आपको उतने परसेंटेज, वो 0.01% भी होने दो, बट आपने ये क्या पैसिव इनकम हो गई ना सर, आपने एक बार काम कर दिया, उसकी इनकम आपके पास आती रहे, तो उससे बेहतर कुछ। इसीलिए वहाँ देखो आप हम फ्रेंड्स करते हैं, गिन के 100 एपिसोड भी नहीं है फ्रेंड्स जो सीरीज है ऐसे, या हम 2-2 हज़ार एपिसोड बना रहे हैं लेकिन वो 100 एपिसोड से भी कमा रहे हैं। अरे कमाने आज भी प्ले कर रहा है, तो जब प्ले कर रहा है कमा रहे हैं। एक्टर को लाइफ टाइम अभी काम करने की जरूरत नहीं, राइटर को लाइफ टाइम काम करने की, डायरेक्टर को करनी, जो सक्सेस उनके शोज है उनको लाइफ टाइम रेवेन्यू आती है, तो जहाँ भी रिपीट गया था। वो पूरा गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, इसको रेसिडुअल इनकम बोलते हैं, क्योंकि हमने भी इंटरनेशनल पिक्चर की है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐसे साइन होते हैं, जो वहाँ पर रेगुलेटरी होती है वो आके साथ में हमसे साइन करता है, सब डिटेल्स लेता है कि डायरेक्टर का इतना शेयर है, इतना होगा,
तो अगर इसके ऊपर गई या XYZ लिंकेजेस होते हैं तो एक रेसिडुअल इनकम जाती है जो एज ए प्रोड्यूसर हमें पहले से ही जमा करनी पड़ती है। ये सर मेरे लिए नया था, और मतलब ये अगर है तो कितनी अच्छी चीज है यार। ये आपने सही कहा, अगर इंडिया में हो जाए तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। एक तो रिफॉर्म बता दिया, दूसरा रिफॉर्म ये है कि नहीं, आप इफ यू लुक एट यूके जैसे कंट्री या देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज इन यूरोप, वहाँ पर एक बहुत सिस्टमेटिक सब्सिडी का स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ड्राइव करती है। सो इंडिया में भी मतलब अब ऑब्वियसली स्टेट वाइज आया है, उतना बड़ा नहीं है, बट उतना बड़ा नहीं है। तो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली ह्यूज स्कोप कि वहाँ पर गवर्नमेंट काम किया जा सके, और एक प्रोड्यूसर जो पिक्चर लेके आते हैं अपनी अलग अलग स्टेट्स में, एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से उसको एक रिफॉर्म सब्सिडी दी जाए। ऑफ कोर्स लिंक, बिकॉज आप जॉब क्रिएट कर रहे हो, आप वहाँ पर जाके शूट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पूरी चलती है, राइट। और इंडिया जिस तरह की हम अभी इंटरेस्ट देख रहे हैं, लोग बाहर से पैसा आ रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंटेंट इतना बन रहा है, तो ये अगर गवर्नमेंट जैसे भी ये बजट में डिक्लेयर हुआ है या अनाउंस हुआ है ऑरेंज इकोनॉमी, आई थिंक ये पहला स्टेप है उसकी टुवर्ड, बट इस पे काफी और स्कोप है रिफॉर्म लाने की। दुबई ने इतना प्रमोट किया खुद को, मूवी से ही तो किया, हर दूसरी मूवी में मूवी दुबई का सीन, तो दुबई इतना पॉपुलर हो गया, हर आदमी को दुबई जाना था। और हमारे यहाँ इतने टूरिस्ट इन्फ्लुएंसिंग मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग मीडियम है ना सर ये। करेक्ट। एक जो मेरे को अभी सवाल याद है उसको ऐड सर, ये जो आप बताना इस पे मुझे एकदम फेयर ओपिनियन देना, मुझे कुछ ऊपर नीचे लगेगा मैं काट दूंगा, लेकिन एक पर्सनल सवाल है। ये जो इंडियन टीवी सीरियल में ओवर द टॉप एक्टिंग होती है ना, कि नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं को ऐसे भी कैमरा, वैसे भी कैमरा, ऊपर से भी कैमरा, तो वो एक आदमी कुछ बोलेगा तो सबके चेहरे दिखेंगे। ये क्यों होता है ऐसा? जिसे लेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं, क्या कारण क्या है ओवर द टॉप एक्टिंग का? आपकी बात सही है, और उसके पीछे बहुत एक स्ट्रेटेजिक कारण है, और आपको हैरानी होगी ये सुन के। सर टीवी ना आप ऐसे आंख गड़ा के चिपक के नहीं देखते हो, ठीक है। जब टीवी हाउस होल्ड में देखते हैं हम लोग, तो बहुत भगवान की दया से लोग हैं कि बेडरूम में अलग टीवी होगा, आपका किचन में किसी टीवी होगा। ये पूरे 15 जन के घर में एक छोटा सा टीवी होता है जिसमें लोग जो रियल टीवी की ऑडियंस है बना है, और वो कुकिंग चल रही है, कुकर की सीटी बज रही है, बच्चा रो रहा है, पड़ोसी की आवाज़ आ रही है, तो ये अंडरलाइन करते हैं कि भैया ये पॉइंट मिस मत करना, ये स्टोरी का बहुत बड़ा पॉइंट है, तो अगर थोड़ा आप सुसु करके भी आ गए, लेकिन आपके लिए पॉइंट तो रहेगा ही, ये रहेगा। सो उस थॉट से चालू हुआ, फिर भेड़ चाल बन गई। सो पहले अंडरलाइन करते थे। अगर आप अमेरिकन सीरियल भी जो शुरू की देखो तो काफी वो भी अंडरलाइन करते थे, वो स्टे देते थे, थोड़ा म्यूजिक बढ़ा देते थे, जो टेलीनोवेला उनका होता था, जो पहले वो उनके इसके पीछे ये कहते हैं बोले यार इनको एपिसोड लंबा करना है ना, इनको भाई वो जैसे जो का बात 10 मिनट में हो सकती है उसको खींच के 25 मिनट करते हैं कि चलो 2 एपिसोड बन जाए। ऐसा तो नहीं, बट 2 एपिसोड करेंगे तो चैनल ही नहीं जाए, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप गिरेगी। जैसे ही आपको लगा कंटेंट वीक हो रहा है, पानी डाल रहे हैं लोग, आप भाग जाओगे, आपके पास तो चॉइस है, तो चैनल ही रोकेगी आपको कि भाई ये क्यों बढ़ा रहे हो, आप मत करो यार। तो ये रीजन अंडरलाइन वाला इम्पैक्ट वाला रीजन है, इम्पैक्ट वाला रीजन है। अभी क्या हो गया, एक चीज चल गई तो भेड़चाल बन गया, अभी तो मीम के लेवल पे लोग आ गए, इतना ज्यादा। वो एक को यार तो बना, जैसे कोई एक्टर आ गया तो धूमताना उसका चेहरा भी धूमताना ही चले जा रहा। सही बात है, तो वो ये कारण है कि अंडरलाइन कराता है कि भैया स्पून फीडिंग करो इनको, जरा स्पून फीडिंग। और से स्पून फीडिंग से आगे मेरे को क्वेश्चन बहुत याद आ रहा है मूवी का ऑडियंस, पूछो मैं भी तो एक जो कॉमेडी में होता है ना कि कॉमेडी आपने करी और एक पीछे हंसी की आवाज डालते हैं, उसका क्या लॉजिक रहता है कि ऑडियंस हंसे ना, वो एक हंसी की अपने आप ही आवाज आती है। बहुत सारे सिटकॉम में भी यूज करते हैं, ये शायद श्रीमान श्रीमती जी में ऐसा होता था, देख में ऐसा होता था, तो ये कुछ भी पंच मारेंगे हंसी आएगी पीछे से। ये ओरिजिनली ऐसा था कि सर जब सिटकॉम जो फॉरेन का फॉर्मेट, मतलब वहाँ जो होता था सिटकॉम यानी सिचुएशन कॉमेडी, वहाँ लाइव ऑडियंस बैठती थी। आप मल्टी कैमरा से शूट कर रहे हो, लाइव ऑडियंस बैठ रही है, हंसी से इनको एनर्जी मिलती है। अपने वहाँ वो माहौल नहीं, अपने वहाँ वो डिसिप्लिन नहीं, अपने वहाँ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि जब लाइव ऑडियंस का शूट कर सको। तो हमने हंसी चिपकाना शुरू किया। अभी वो अगेन इंटेलिजेंट है कि अगर आपने सही जगह पे हंसी चिपकाई है, सही जगह पे आपने लाफ्टर दिए, तो ऑडियंस, घर की ऑडियंस भी हंसेगी, उनको मजा आएगा, एनर्जी है ना, चार लोग हंसने लगे, मैं भी हंसने लगूंगा, वो एनर्जी पास होती है। लेकिन गलत क्रिएटिव में कभी गलत जगह पे लगाते थे, छोटे पंच पे बड़ी हंसी लगाते, देन यू फील वेरी चिटेड एंड आर्टिफिशियल। सर अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पे। आप दोनों इस पे जो भी आप दोनों भी जवाब दे सकते हैं, एक एक करके भी दे सकते हैं। आपका फेवरेट शो जो आपने बनाया है? सर एक मुश्किल है, लेकिन राइजिंग स्टार, बिकॉज एंड कॉमेडी सर्कस एंड बालवीर, ये कह सकते। एक शो जो आपने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया पर इंडिया में है और आपको अच्छा लगता है? अनुपमा दे सकते हैं एंड शार्क टैंक। अनुपमा एंड शार्क टैंक। शार्क टैंक आई वुड से। ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं टीवी में या ओटीटी में, कहीं भी? एनिमेशन में हम लीड करना चाहते हैं, ताकि हमारे वहाँ से जितने भी एनिमेशन के सुपर हीरो के कैरेक्टर निकले
वो मार्वल के बराबर हो और हमको मार्वल ऑफ इंडिया बनना है। क्या बात है, अमेजिंग सर, अमेजिंग। सर आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट सेम है? नहीं, सो एक ड्रीम फिल्म की बात कर रहा हूँ, मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि बहुत एक हिस्टोरिकल एपिक वॉर ड्रामा बनाने का एक मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं बहुत इच्छा है उसकी। एक मुगले आजम और आए। आएगा सर, आएगा। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आपको क्या लगता है कौन सा शो, फिल्म, या आपने रिजेक्ट कर दिया कि यार ये नहीं, और बाद में कुछ सुपर हिट हो गया आपको, ले यार मैं करता है, ऐसा कुछ हुआ? बहुत सारे हुए ऐसे तो मिस तो होते रहते सर लाइफ होता ना, ये मिस हुआ है, ये चला गया यार, ये मेरे पास था पहले। इंडियन आइडल चला गया, उसका बड़ा अफसोस है क्योंकि मैं लेके आया था। राइटिंग और डायरेक्शन क्या पसंद है ज्यादा? राइटिंग। सर एक रिफॉर्म जो आपको लगता है इंडस्ट्री में होना चाहिए, अब दोनों, एक आप बोल सकते हैं, एक आप बोल सकते हैं। आईपी शेयर होनी चाहिए, जहाँ स्किन इन द गेम सबका हो, प्रोड्यूसर भी पैसा लगाए, चैनल भी पैसा लगाए, लेकिन आईपी शेयर होगी तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी, जो एक मतलब हम सब सुनते हैं रेवेन्यू लीकेजेस होते हैं मतलब अक्रॉस द बोर्ड, आई थिंक वो ट्रांसपेरेंसी कहीं किसी तरीके से वो अगर आई डोंट नो रेगुलेट हो जाए या किसी तरह से रिफॉर्म आ जाए तो देन ऑब्वियसली यू नो पूरा इकोसिस्टम उसमें बेनिफिट करेगा। सर अब आपका बिगेस्ट मिथ क्या है जो लोगों का है टीवी और इंडस्ट्री को लेके? सर ये लोग जो यूट्यूब में ना अंधाधुन पर डे इनकम दिखाते हैं, जो आर्टिस्ट कभी कभी पढ़ता हूँ ये इनको मिलता है 15 लाख पर एपिसोड। मैंने ऐसे ही गूगल करके मैंने मेरी नेटवर्थ देखी तो मैं हड़क गया। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा नहीं होता, अभी शायद कहीं रिटायर्ड लाइफ जीता होता। तो ये सब बहुत सबके पास सोशल मीडिया और यूट्यूब आने से कुछ भी लिखते और लोग बिलीव भी करते हैं। हाँ, कि इसकी नेटवर्थ इतनी है, इसकी नेटवर्थ इतनी है, पर डे वो अपना जेठालाल को 25 लाख मिल रहा है, ऐसा कुछ भी लिखते हैं। तो बिकॉज भी तो वो भी है ना, वो जैसे ग्लैमर नहीं है, मतलब ग्लैमर 5% है, वो रेड कारपेट, प्रीमियर्स, प्रीव्यूज ये सब दिखता है, लेकिन मतलब यू नो इट्स बहुत अनसर्टेनिटी, सर्वाइवल, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी सर्वाइवल। ग्लैमर तो है, बाकी बिजनेस वाइज कह रहा हूँ सर। ग्लैमर भी जैसे ये मैं इसकी बात से सर इसलिए एग्री हूँ, जो कभी मेकिंग देखते हैं ना, हाँ, तभी जैसे भी आरआरआर की मेकिंग देखी, तो वो जो शेर वाला सीन था वो इंडस्ट्री पे, वो टीवी पे क्या लग रहा था, क्या बात है, करेक्ट, सिनेमैटिक। उससे पहले वो कह रहा है कि यार तो वो ऐसे खड़ा है, वो ऐसे कपड़े पहन के बहुत देर से धूप में खड़ा है, फिर वो पानी गिर रहा है, अभी एंगल नहीं आया, ऐसे करो वैसे करो, तो ऐसा लगता है शूटिंग तो बोरिंग चीज है। करेक्ट सर, बोरिंग सर, बीमार हो जाते हैं। बड़ा अंडरवेलमिंग है। बारिश वाले जो सीक्वेंस होते हैं ना, एक दिन में तो गाने तो हमने 3 मिनट सुन के ताली बजा के पैसे फेंके उठ गए, लेकिन जो 7 दिन 6 दिन करते आर्टिस्ट, रोज आर्टिफिशियल शावर देते, बीमार हो जाते। आरआरआर में सब आर्टिस्ट बीमार हुए, मतलब हॉस्पिटलाइज हुए, तब जाके ये फिल्में बनी है। अरे वो है ना यश जी का एग्जांपल, वो स्विट्जरलैंड में हीरोइन साड़ी नहीं नाच रही, शिफॉन की साड़ी, उधर तो बर्फ का पहाड़ है, वो साड़ी में नाच रही, तो बीमारी अलग मेहनत है। चलो सर आपने बहुत सारी मूवीज की अलग अलग एक्टर्स के साथ भी रैपिड फायर में है, आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, लंबा भी दे सकते हैं। जिन एक्टर्स के साथ अब आपका मेजर एक्सपीरियंस रहा, अक्षय कुमार के साथ तो हमने OMG2 बनाई, कैसा एक्सपीरियंस था? हाउस अक्षय कुमार जी आउटस्टैंडिंग। अक्षय कुमार मोस्ट डिसिप्लिन एक्टर, उस लेवल का डिसिप्लिन है, बोरिंग लगता है। रोज आदमी 4 बजे उठना और शाम को 8 बजे सो जाना और एक ही टाइप का फूड खाना, तो आई थिंक उनकी डिसिप्लिन आज उनको यहाँ तक लेके आई है। अमेजिंग डिसिप्लिन सर, आई थिंक। हाँ, मतलब वही डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म। एंड आई थिंक एक बात और बहुत अच्छी है कि यू नो ही टेक्स लॉट ऑफ मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल मेकिंग फिल्म्स, राइट। जो स्क्रिप्ट में जिस तरह से वो यू नो घुसते हैं, इवॉल्व होते हैं, एंड मतलब आई मीन वेरी रेयर टू सी, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द USP ऑफ अक्षय सर। एक सर आपने जॉन अब्राहम जी के साथ काम किया, जॉन द डिप्लोमेट में, उनके एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। जॉन इज वेरी चिल्ड आउट, वेरी ग्राउंडेड एंड वंडरफुल पर्सन टू वर्क विथ, एंड ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। वो कोई पीछे लगेगा कि वो आदमी धूप में खड़ा है, बेटा अंदर आ जा, शॉट के बिना रोक के, सो देयर इज लॉट ऑफ गुड ह्यूमन साइड ऑन, एंड वेरी इंटेलेक्चुअल, सब अपने मतलब बहुत शिद्दत, वेल रेड, वेल स्पोकन, एंड प्लस इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बहुत कुछ, मतलब ऐसा जेंटलमैन है। पंकज त्रिपाठी जी आउटस्टैंडिंग सर, आउटस्टैंडिंग। 24 कैरेट सोना है। हाँ, वो कालीन भैया हमारे, ऑल हार्ट कालीन भैया। अब सर आपके टीवी पे दो लोग हैं जो भी हमारे सोशल मीडिया से आते हैं। एल्विश यादव जी अभी आपके साथ लाफ्टर शेफ में, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? सर एल्विश का जो मुझे लगता है इमेज बना है, जो 1-2 चीज़ों की वजह से, वो अलग बंदा है, वो बहुत ही प्यारा बंदा है। मुझे भी शुरू में जब मैं मिला तो मुझे हैरानी थी, बट ही टचेज योर हार्ट, देयर इज समथिंग वेरी नाइस एंड ही ग्रोज ऑन यू।
सो आई थिंक आई डेवलप अ वेरी लव एंड फॉन्डनेस फॉर एल्विस। इनफैक्ट उनको लेकर हम एक फिल्म भी बना रहे हैं। अच्छा, ग्रेट। एक अभी आपका एक और लेटेस्ट चल रहा है मैडनेस मचाएंगे करके, उसमें हर्ष गुजराल जी हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, आप भी कॉमेडी कितना लिखा है, उनका क्या एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सर, वो छोटा भाई है, हर्ष हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटा सा सेलिब्रिटी, इस पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर आउटस्टैंडिंग। हम आए थे तो मुझे पता नहीं था, मैंने देखा था, बट जिस तरह से लाइव एक्सपीरियंस हुआ है और जो आपकी एनर्जी और आपका इन डेप्थ नॉलेज है, एंड प्लस आपको सिनेमा और टीवी से प्यार है, तो मेरा प्यार आपके लिए और बढ़ गया सर। अरे सर, बहुत thank you, बढ़िया sir, thank you. सर बहुत 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 मजा आया, बहुत आउटस्टैंडिंग। एंड आई थिंक जिस तरह की आपकी रिसर्च, जो डॉक्यूमेंट भेजा है और जिस तरह की रिसर्च करके, मतलब उसमें पता लगता है कि यू टेक योर वर्क वेरी सीरियसली एंड इट्स नॉट कि बैठे। तो आई थिंक ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट टू यू। मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने देखता था मैं आपको, लेकिन नाम शायद कनेक्ट नहीं कर पाया। आज मतलब मौका मिला कि थैंक यू सर। मेरे को अभी सबसे ज्यादा जो मैंने कॉमेडी सर्कस का जब आपका सुना भी, लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो सर ने बनाया, लॉन्गेस्ट रनिंग क्राइम शो बनाया, लॉन्गेस्ट रनिंग किड शो बनाया, तो ये तो था ही। और अभी आप भी जैसे कल रिसर्च में आप से स्किप हो गया होगा, इंडियन आइडल आप लेके आए, मेरे को तो कमेंट कर, तो इंडस्ट्री हिलाने वाले काम हो गए। इंडियन आइडल के बाद ही सब कुछ हुआ था। और सही बात है, खुलजा सिमसन के टाइम तो मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए इतना नहीं पता, लेकिन हाँ उस समय का आइकॉनिक था। मैं भी छोटा था, चाचा मत बनाइए आप मुझे, मैं भी छोटा ही था। मैं छोटा करके फिर विपुल अंकल बोल दूंगे ऐसे।